क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं दुबई के स्कूल्स के बारे में, हमें भी ज़्यादा नहीं पता है। जी, मैं सोच रहा हूँ यार कि टॉयलेट साफ़ करूँगा, ठीक है? चलो वो कर रहा था, दिखा रहा था, अगले अच्छा, उस दिन तो नहीं करनी थी, अगले दिन करनी थी। अगले दिन का। आपको पता लगता है कि रेसिज़्म है। ठीक, मेरा नाक टूटा हुआ है, ठीक अच्छा, है? मेरे आगे के दाँत चिप्ट हैं बिकॉज़ ऑल आई रिमेंबर इज़ कि यहाँ पे मुझे फटाक पंच पड़ता है। ऊपर देखता हूँ फटाक यू नो उन्होंने +1 +2 में पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई कोर्स नहीं भी होता है, हुँ, उसको वो कोर्स बेच देते हैं, वीज़ा अप्लाई कराते हैं और उनको मिलती है उसमें रिफ्यूज़ल। जब आप ये कह के एजेंट के पास जाओगे, एजेंट ने तो फिर आपको उसी कोर्स में डालना है जो उनको बिल्कुल, लगता है कि जहाँ पे उनको अच्छी कमीशन मिलेगी या उनको बिल्कुल। जी, ऐड देखते हैं 4 लाख में, 5 लाख में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा ले लो। जी। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ कि हमारा एजेंट ने कोई गलत काम कर दिया स्टूडेंट के साथ, उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं और क्या राइट्स फिर उस टाइम पे होते हैं? क्योंकि इंडिया के जो एजेंट्स हैं, वो किसी भी रेगुलेटरी नहीं बॉडी है, के अंडर नहीं आते हैं, उनके बिल्कुल। ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं जी, बनती है। जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इमिग्रेशन क्या चेक करता है जब आपको फ़ोटोशॉप पे भी वीज़ा दे देता है? ठीक है? रिस्क बहुत है, ठीक है? रिस्क ऐसा है कि चलो ठीक है, आपको वीज़ा मिल गया, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए। जी, आगे आपने रिन्यू करा, आपका फिर भी वीज़ा आ गया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आपको प्रॉब्लम आनी है जब पीआर होना है जी। या जब आपने सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है। आज का एपिसोड हमारा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड है। बैक होम इंडिया के अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का सोच रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड उसी पे बेस्ड है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्टडी वीज़ाज़ का प्रोसेस टाइम कितना है, स्टडी वीज़ाज़ के रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं, कितना टाइम स्टडी वीज़ाज़ में लग रहा है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, फंडिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन-कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। इस एपिसोड में आज हमने पॉडकास्ट किया है मिस्टर बलबीर सिंह, जो कि एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं और सीक एडू सर्विसेज के नाम से हैरिस पार्क सिडनी के अंदर अपना ऑफिस रन करते हैं। आज हमने इस एपिसोड में उनसे जाना उनकी जर्नी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में और जो भी चेंजेस रिसेंट में हुए हैं स्टडी वीज़ाज़ को लेके, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन उनसे आज इस शो में ली है। तो अगर आप ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेशन स्टडी वीज़ा या फिर किसी और वीज़ा से रिलेटेड ढूंढ रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल इमीकास्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हम उम्मीद करेंगे ये कंटेंट या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये हमें काफ़ी एनकरेज करेगा ऐसा कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू इमीकास्ट। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी फ्रॉम सीक एडू सर्विसेज, मिस्टर बलबीर सिंह। वेलकम बलबीर जी, कैसे हैं आप? बस ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? ठीक हो? बढ़िया थैंक यू सर फॉर जी। हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। जी। मेरा नाम बलवीर सिंह, बॉर्न इंडिया का, पंजाब जलंधर और 8-9 साल का था, मूव टू दुबई, फैमिली डैड वहाँ पे थे, काम करते। तो दुबई से सीधा जब 18-19 साल के हुए तो ऑस्ट्रेलिया लैंड करा 2003 अक्टूबर में एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओके बलबीर जी, आपकी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी है और 8 साल की एज में आपकी स्टार्ट हो गई थी। कह सकते हो यस, 8 साल से जी जी इंडिया जी, छोड़ा क्योंकि तो दुबई गए, वहाँ पे पढ़ाई ऑब्वियसली चौथी क्लास में आई थिंक आई गया था जब चौथी क्लास में एडमिशन ली थी वहाँ पे। तो वहाँ से कंप्लीट चेंज ऑफ कल्चर तो नहीं, इंडियंस स्कूल्स में पढ़ा था तो सारे स्टूडेंट्स इंडियन ही थे लेकिन कंट्री नहीं थी एकदम से। तो वहाँ के जो स्कूल्स हैं जी, दुबई में, जी, और आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी जी, एज यू टोल्ड मी अर्लियर, जी। उन स्कूल्स में और इंडियन स्कूल्स में क्या डिफरेंस था? क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं दुबई के स्कूल्स के बारे में, हमें भी ज़्यादा नहीं पता है। जी, एज़ सच कोई ज़्यादा फ़र्क कह नहीं सकता बिकॉज़ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जितने भी वहाँ थे, वो कह सकते हो सबकॉन्टिनेंट इन द सेंस कि इंडिया से ही थे, मोस्टली साउथ इंडियन से। तो वो कमिंग फ्रॉम पंजाब, अगर पंजाब से देखा जाए, कंपैरेटिवली साउथ इंडियंस के साथ उठना-बैठना, उनके साथ जी दोस्ती, वो ही चेंज था। लेट्स से अगर अगर कोई पंजाब से स्कूलिंग करता है, तो जी उसके आस-पास के सारे पंजाबी, ठीक है? जी जी कोई दिल्ली से करता है या यूपी से करता है, उनके आसपास के उन्हीं के लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। डिफरेंस यही था कि जब मैं गया वहाँ पे, पंजाबी भी थे, जी साउथ इंडियन भी थे, बांग्लादेशी भी थे, नेपाली भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफ़गानिस्तानी भी थे। काफ़ी काफ़ी मिक्स था स्टूडेंट्स का वहाँ पे। जी जी जी। जी। तो बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ आपके। कल्चर एक्सचेंज हुआ, काफ़ी कुछ सीखे, जी मलयालम में भी 1-2 चीज़ें सीख ली थी तब कि करके, क्योंकि यार तो सारे जी डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के थे। जी तो वो डेफ़िनिटली आई थिंक एक अच्छा एक्सपीरियंस था।
कंपेयर टू पंजाब का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। छोटे होते जिस स्कूल में पढ़े, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर गया था तो वहाँ पे प्रिंसिपल को मिल के आए, काफ़ी अच्छा लगा। वो स्कूल की जितनी मेमोरीज हैं वो प्लस दुबई के स्कूल की मेमोरीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना। तब छोटे थे, तब तो पता भी नहीं था। जितनी मैं अपनी स्कूलिंग की मेमोरी कह सकता हूँ, मेरी सारी की सारी जो अच्छी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी दुबई भी। अब क्लियर कर दूँ कि आदत पड़ी हुई है दुबई कहने की, ठीक है। Okay. यूएई में मैं रसल खेमा से आता हूँ। रसल खेमा मैं किसी को बोलूँगा मैं रसल खेमे से हूँ, जी, कई लोगों को नहीं पता no one होगा। knows that. दुबई एज अ कंट्री फेमस हो गया, किसी को यूएई बोलूँगा, कई लोगों को नहीं पता, तो इसीलिए आदत पड़ी हुई है दुबई की। वैसे मेरा ब्रॉटअप जो है वो रसल खेमा का है, विच इज़ अ नॉर्दर्न स्टेट इन यूएई में। UAE. जी, दुबई से कोई 2-2.5 घंटे दूर है वहाँ। जी। तो कितनी क्लासेस आपने वहाँ पे, ग्रेजुएशन भी वहीं से करी या फिर स्कूलिंग आपने वहीं से कंप्लीट स्कूलिंग मैंने वहाँ करी, 12वीं ख़त्म करी वहाँ पे मैंने, और 2003 के मार्च में वहाँ पे 12वीं कंप्लीट करी, और फिर अक्टूबर 2003 में यहाँ पे बैचलर्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग करने आया था। पहले डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स, जो आईडीपी के थ्रू एडमिशन्स मिली थी हमें। तो मैं अक्टूबर में आया था, और ऑस्ट्रेलिया आने का भी क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरी एडमिशन पहले सैक्रामेंटो यूनिवर्सिटी, कवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके में हो चुकी थी, बट यहाँ पे मेरा फ्रेंड कोई 4-5 महीने पहले आ चुका था, मेरा जिगरी बचपन का दोस्त जग्गी। तो उससे बात हुई, वो कहता है यार ऑस्ट्रेलिया आ जा, यूटीएस में, मैं यूटीएस में पढ़ता हूँ, वहीं पे ट्राई करके दे ले। दैट्स व्हेन आईडीपी गए, अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया, एडमिशन प्रोसेस कराई, तो विद इन अ वीक ऑफर लेटर वगैरह आ गया था, साइन किया। यहाँ पे कोई नहीं था अपना, लिटरली अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड, कोई नोन थे। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया, जियोग्राफी मेरी इतनी ख़राब थी, मुझे ऑस्ट्रेलिया पता ही नहीं था कि ग्लोब पे किस साइड पे पड़ता है। तो आ गया यहाँ पे, लैंड करा दुबई से, अब क्योंकि आए थे, लैंड करा और सिडनी, देखा यार ये कहाँ पिंड में आ गया एकदम से, राइट। बिकॉज हमें आदत पड़ी थी वो लग्जरी, दुबई बिल्डिंग है, सो एंड सो, आई मीन बैक इन 2000 अर्ली 2000 इतना भी लग्जरी नहीं था, जॉब है जी। फिर भी इट वाज अ कल्चर शॉक लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ आ गया यार यहाँ पे। बैक इन द डे सारा कुछ 5 बजे बंद हो जाता था यार, 5-6 बजे सब कुछ बंद, लोग घर पे बैठे होते, तो संडे को कुछ खुलता नहीं था, वेरी वेरी फ्यू थिंग्स। तो बलबीर जी, आप जब आपने सिडनी में लैंड किया जी, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा होते नहीं, फ्रेंड्स के भरोसे ही ज़िंदगी हमारी चलती रहती है। आपके फ्रेंड तो ऑलरेडी यहाँ पे थे जी। तो जब आप यहाँ पे दुबई से आए जी, वो तो इंडिया से होंगे या फिर वो भी दुबई से थे? वो फ्रेंड मेरा दुबई से था। अच्छा, वो अपने मामा और मासा के यहाँ पे आए हुए थे। जी। तो आते ही फैमिली के साथ यहाँ पे थोड़ा रहने को मिला। दैट्स नाइस, फैमिली आपको मिल गई आते ही जी, वो अच्छा हो गया जी। तो एक्सपीरियंसेस क्या रहे आपके उस टाइम पे जब आप आए? तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके जो स्ट्रगल्स, हर्डल्स जिनके बारे में बात करें, बट आप तो ऑलरेडी दुबई रह रहे थे, काफ़ी चीज़ें आपको पता थी ऑलरेडी, एक्सपोजर था डिफरेंटली, बट फैमिली को नहीं छोड़ा था। सो दैट वाज माय फर्स्ट, के पहली बार घर से बाहर निकला था एक्चुअली। आई मीन इंडिया से भी जब दुबई गए तो फैमिली के साथ ही थे, कंफर्ट था, एक प्रोटेक्शन थी। तो जब सिडनी आए एयरपोर्ट से, मासड़ जी ने उठाया, फ्रेंड आया था लेके घर, बट मैं दुबई से फैमिली के साथ डिसाइड करके आया था कि सून जब पहुंचा यहाँ पे अपना रेंट वगैरह देख के घर मूव कर जाऊंगा। तो नाइस फैमिली यार, उन्होंने लिटरली आई रिमेंबर जिस दिन मैंने मूव भी करना था, 1 हफ्ता नहीं मूव करने दिया। मास्टर जी कहते हैं बैग रख दे चुप करके, कहीं नहीं जा रहा तू, तो वेरी नाइस ऑफ देम के उसके बाद भी हफ्ता 1 मिनटें करके फाइनली कि मूव करा। देन यहाँ क्वेकरजल में आया था सबसे पहले, तो क्वेकरजल से देन मूव्ड ऑल द वे टू सेंट पीटर्स। तो मेरा जितना भी स्टूडेंट जर्नी है वो वहीं पे सेंट पीटर्स न्यू टाउन के आसपास ही वहाँ पे रहा हूँ। तो वहाँ गए, मूव करा, आई थिंक 6 हफ्ते बाद, 4 के 6 हफ्ते बाद जब लैंड करा, उसके बाद मैंने वहाँ पे पेइंग गेस्ट एज एक रूम देख लिया था। वहाँ मूव करे, चाइनीज़ लेडी थी जो ओनर की आंट थी, वो वहीं रहती थी साथ में। तो वहाँ पे अपना एक कमरे में कोई खिड़की नहीं होती थी, कमरे का कलर भी आई थिंक एक बड़ा सा डार्क पर्पल कलर वॉल का था। तो मतलब रात को जब बैठते तो ऐसे डिप्रेसिंग सी हो जाती थी, कि क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पे और रहने को साथ में। फिर आई थिंक एक था वहीं पंजाब का ही लड़का, अरुण करके, वो फ्लैटमेट बना।
उसने भी उस घर पे एक रूम ले लिया था. जी. तो फिर थोड़े से यार दोस्त बनने शुरू हुए. आई थिंक पहला जो पहले फ्यू मंथ्स वाज हार्ड जब तक दोस्त नहीं बनते थे. जी. तब हार्ड होता था कि वहाँ पे आए हो फैमिली से उठ के, यहाँ पे आना, एक तो काम ढूंढना, ठीक है, द स्ट्रगल के यार अपना खर्चा खुद उठाना है, सब कुछ करना है, ठीक है. तो जॉब ढूंढनी, फ्रेंड्स सर्कल बनाना, क्लासेस भी लगानी. क्लासेस तब होती थी 9 to 5, जी. 5 days. 5 days. 9 to 5 डिप्लोमा की क्लासेस, 9 to 5 days क्लासेस होती थी आपका. मतलब ऑब्वियसली बीच में एक डिपेंडिंग ऑन के अगर लेक्चर है या ट्यूटोरियल है, 1-2 घंटे का ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 9 to 5 आपकी क्लासेस होती है. मंडे टू फ्राइडे आपको कॉलेज जाना पड़ता था. तो वहाँ पे फिर दोस्त बनने शुरू हुए. थोड़े आई थिंक 2.5-3 महीने के बाद थोड़ा सा लाइफ अच्छी लगने लगी. बीच में तो ऐसा होता था कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ करने को नहीं, टीवी लगा के देख लो. टीवी पे क्या सिम्पसन्स आते थे 6 बजे. सुबह उठ के देखना स्पंजबॉब या लोकल चैनल समझ भी नहीं आते थे तब तो. बिकॉज ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट इतना हार्ड है, डिफरेंट है, समझना मुश्किल है. एंड मुझे तो चलो एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ जो आप स्टूडेंट आते हैं इंडिया से, मेरा क्योंकि ब्रॉटअप दुबई का था, मुझे इंग्लिश की आदत पड़ी हुई थी एज सच, ठीक है. तो मेरी इंग्लिश कह सकता हूँ इन अ सेंस के थोड़ी ठीक ठाक थी कंपैरेटिवली, लेकिन इतनी नहीं कि इनके एक्सेंट यहाँ पे समझ पाते. बहुत चीज़ें ऊपर से निकल जाती थी. देखिए स्लैंग सिस्टम है यहाँ पे, मतलब एक हम बात करें तो जो अपनी देसी भाषा में बात करते हैं लोग, लोगों को समझ नहीं आता है. देखिए अब ब्लॉक होता है, ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक ये बंदे को भी बोलते हैं. अब ब्लॉक तो सीमेंट का भी होता है. बिल्कुल, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके स्लैंग्स में. आई थिंक दैट्स द चैलेंज. जो इनिशियली कई चीज़ें को बोल के चला जाता, समझ नहीं आती थी कि कैसे क्या गया, ठीक है. वो धीरे धीरे फिर क्योंकि एंड ब्यूटी वर्स के मेरी जितनी भी जॉब्स लगी ना, वो कस्टमर सर्विस में लगी. तो उसमें क्या हो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर हुआ ना, तो धीरे धीरे चीज़ें पकड़नी शुरू हो गई. तो तब जाके समझ लगा कि यार कोई सार्काज़म, कोई आपको मुंह पे बेइज्जती करके चला जाएगा, पता भी नहीं लगता, फील ही नहीं होता था कि वो क्या कह के गया, कुछ नहीं पता चलता. और बैक इन द डे देसीज होते बहुत कम थे. जब मैं आया था, रिमेंबर यूटीएस में गिनती के आई थिंक 3 या 4 सरदार होंगे जी, देसीज थे, पर इतने नहीं थे. आई थिंक पोस्ट 2006-7 एक फ्लड गेट जैसे खुला होता ना कि इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स आए, बैच बाय बैच उठ के आए. तब जाके थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ कि देसीज यहाँ पे बैक. तब आई थिंक पहले 2-3 साल कम थे लेकिन ग्रुप बन गए थे हमारे अच्छे खासे, लेकिन उतना देसी देखने को नहीं मिलता था. बिल्कुल जी. तो उस टाइम पे जब आप आए, अब 5 days आपकी क्लासेस थी जी, काम किस टाइम पे करते थे? क्योंकि मेनली तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी आपको करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए. जी. तो हाउ डिड यू मैनेज एट दैट टाइम? आई थिंक पहला मेरी जर्नी शुरू हुई है जॉब की. पहले एक रेस्टोरेंट था लिली पिली करके न्यू टाउन में. तो ऐसे वॉक करके गया, तो मैं वहाँ पे ना निकला, तो बंदे को जॉब ढूंढने गया. ऑजी था जी, ऑजी, प्रॉपर ऑजी जो कह सकते हैं ना ब्लॉक. तो वो बंदा बैठा हुआ है, लेकिन वो हिंदी बोलता था. अच्छा. ही इज बीन टू इंडिया, पंजाब जाके आया, इंडिया काफ़ी घूमा था, वो हिंदी अच्छी बोल लेता था. हाँ सरदार जी कैसे हो, शौक था एकदम से, शौक लगा. तो बात में कहता कि काम चाहिए भाई. हाँ जी चाहिए. आई थिंक मैं तब सेंट पीटर्स कोई हफ्ता की हुआ होगा मूव किए हुए, 2-3 दिन या 4 दिन हुए होंगे. किस्मत मेरी इन दैट सेंस काफ़ी अच्छी रही है. काफ़ी ऑब्वियसली स्ट्रगल्स तो हैं ही अपने, बट किस्मत इन दैट सेंस के जब मूव करा, विद इन फ्यू डेज मुझे जॉब मिल गई. उसने कहा कि शाम को आना है, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काम होगा, 5 घंटे का, मैं आपको $100 दूंगा, ठीक है. तो करके तो मैं ठीक है, 5 घंटे का $100, बैक इन द डे $20 घंटे का मिल रहा है, और क्या चाहिए. तब आई रिमेंबर $6-6, $7-7 पे लोग काम करते थे, $8-8 पे, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि क्योंकि फैमिली से आया था, कभी बर्तन उठा के नहीं देखे. घर पे भी चलो होता, खाना खाया, बहन या मॉम उठा के ले जाती थी बर्तन करके, कभी सोचा नहीं, जो बच्चे थे. यहाँ पे फिर रेस्टोरेंट में जॉब शुरू हुई, किचन अपने बर्तन धोने की जॉब थी. तो बर्तन धोए, पहले दिन उसने दिखाया बर्तन कैसे धोने हैं. चलो जी, वो स्मेल आज तक याद है. कभी भी किचन में चला जाता ना किसी रेस्टोरेंट की, वो स्मेल आ जाती है कि यार ये वो इनिशियल जो आपके माइंड में बैठ जाती है. तो बर्तन धोए, पहले दिन उसने ये कराया, दूसरे दिन फिर मॉपिंग वगैरह सिखाई, मॉप करना है. हाँ चलो ठीक है. तीसरे दिन उसने उसको बोला कि चल अभी क्वाइट है, जाके इसको ना पीछे टॉयलेट वगैरह साफ़ करानी दिखा दे. टॉयलेट तक गया, मैं सोच रहा हूँ यार कि टॉयलेट साफ़ करूँगा, ठीक है. चलो वो कर रहा था, दिखा रहा था. उस दिन तो नहीं करनी थी, अगले दिन करनी थी. अगले दिन गए तो भाई साहब कहते हैं कि चलो जब टॉयलेट साफ़ करने का टाइम है कि चलो जाके ना टॉयलेट साफ़ कराओ. मैं तो नहीं करता यार.
कह रहा व्हाट डू यू मीन, आई कांट डू इट, ते मैं टॉयलेट थोड़ी साफ करूँगा। नाइविटी 19 साल के बच्चे कि क्या करना। तो कह रहा कि सॉरी मैट के काम करना तो यहाँ पे अब क्वाइट है, बिल्कुल जो भी चीज़ है बाकी लोग भी करते हैं तुम्हें भी करनी पड़ेगी। मला नहीं यार सॉरी मैं नहीं करूँगा। कहता ठीक है। और मुझे वहाँ गए हुए 2 घंटे ही हुए थे अभी, ठीक है, और उस बंदे ने मुझे पूरे को पूरे $100 पकड़ाए। कहता थैंक यू वेरी मच बट आज के बाद काम नहीं है। उस बंदे की भी देखो यार कि उसको ज़रूरत नहीं थी 2 घंटे के काम के ऊपर, उसने मुझे पूरे जितनी कमिटमेंट की है मैं अपना टाइम निकाल के गया था, उसने मुझे पैसे पकड़ाए, मैं निकल गया। तब नहीं बैड फील हुआ। अब सोचता हूँ जाके यार कि इतना भी कोई वो नहीं था यार, कर लेना चाहिए था। तो देखिए सॉरी जी हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं जी वहाँ पे हमारी जो मेंटालिटी है वो एक अलग लेवल पे सेट होती है। बिल्कुल। बट ऑस्ट्रेलिया ने जो मुझे सिखाया वो सिखाया डाउन टू अर्थ रहना। डाउन टू अर्थ, एब्सोल्युटली बिल्कुल। आप आई थिंक जब आप आते हो ना एक हाई हॉर्स पे बैठे होते हो कि यार मैं एक प्राइड सी लेके चलते हो यार, मैं पीछे इतनी अच्छी फैमिली से आता हूँ, यहाँ पे क्यों करना करके। लेकिन वो आप ऑस्ट्रेलिया आपको हम्बल कर देता है बड़े आराम से, ठीक है। इन दैट सेंस जैसे मैंने कहा कि किस्मत अच्छी थी। अगले दिन सुबह गया वॉक करके ग्रोसरी स्टोर, सामान लेना था, गया फीजी इंडियन की शॉप, ठीक है, फ्रूट शॉप थी। तो बंदे ने कहा कि भैया जी काम करोगे? हाँ जी भैया जी काम करेंगे जी। क्या काम? फूड पैकिंग वगैरह, फ्लोर साफ करना, सो एंड सो ज़रूर करेंगे। किस्मत इतनी अच्छी कि वहाँ से चलो मना किया, अगले दिन ही मेरी जॉब लग गई। और वो जॉब मैंने कितने साल करी, 2003 से लेके 2008 तक, ठीक है। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि कॉलेज 5 दिन होता था, कैसे मैनेज करते थे? सुबह 6 बजे स्टोर खोलना, 8 बजे तक काम करना, फिर कॉलेज जाना, 5 बजे से लेके 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, क्लोजिंग करनी 8, 8:30, 9 बजे तक, ठीक है। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता था। सुबह उसकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई आके शॉप खोल जाना, आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, वापस आके शाम को बंद कर जाना। सो ये काम किया। फिर धीरे धीरे जब क्लासेस थोड़ी कम होने लगी, काम ज़्यादा बढ़ा दिया करके, बट या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बट सी कंपेयर टू नाउ, जी उस टाइम पे स्टूडेंट के लिए लाइफ ज़्यादा हार्ड थी। एक तो काम भी ज़्यादा नहीं थे, कॉलेज भी ज़्यादा दिन आपको जाना पड़ता था, और दूसरा एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। उस टाइम स्मार्टफोन भी नहीं आए थे, इंटरनेट के नाम पे भी बस कुछ था ही नहीं, गूगल लगा लो, और वो भी बड़ा स्लो होता था। और तकरीबन जो एक्सेस होता था वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसी में जाके हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। बिल्कुल। और तब तो इंडियन मूवीज़ भी नहीं आती थी। मुझे याद है पहली मूवी मैंने देखी थी कल हो ना हो, यहाँ पे सिटी से ऑल द वे टू फेयरफील्ड आया था मूवी देखने एक फ्रेंड के साथ, ठीक है। वो मेरी ऑस्ट्रेलिया की पहली मूवी थी, 2003 के एंड में या तभी उसी टाइम पे कभी आई, या 2004 के शुरू में आई हो। तो इतनी चीज़ें मतलब आपको अवेलेबल नहीं थी कि कोई भी मूवी देखनी थी आपको ऑल द वे फेयरफील्ड आना पड़ता था। कोई इंडियन मूवी देखनी हो, आपको कोई इंडियन फूड वगैरह खाना हो, तो तब तो हैरिस पार्क तो था ही नहीं यार। तब तो आई थिंक लेकम्बा वगैरह था, मुझे तो याद भी नहीं कि और कहाँ। हाँ, न्यूटन में विनायक वगैरह एक दो स्टोर्स थे, तो वहाँ पे अपना देसी मिल जाता। हम तो खाना भी नहीं पकाना आता था यार, टू द पॉइंट के मतलब मैं ब्रेड टोस्ट के अलावा कुछ बना नहीं सकता था। वो भी धीरे धीरे फ्रेंड्स बने। कुछ फ्लैटमेट था जो इन हिज 30s में था, तो उसने फिर कभी तड़का लगाना सिखाया, कभी मॉम से पूछ के बनाया। कच्चा बच्चा जैसा भी है खा लेते थे। जरूर आजकल तो यूट्यूब पे सारी रेसिपीज अवेलेबल, आप जो मर्जी बना सकते हो। मैं भी देख के कुक करता हूँ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आई थिंक तब मॉम को भी फ़ोन लगा लो कि यार मुझे आज ये खाने का मन करा, कैसे बनाए। वो कितना बता देंगे, वो बता देंगी, लेकिन एक तड़का लगाना, उसके अनियन कब तक ब्राउन होने, क्या आपको नॉलेज नहीं है। वो स्टूडेंट लाइफ में रूखी सूखी जैसे भी खा लेते थे, मिल जाते थे जी। तो हम जब उस टाइम पे कई बार रात का बचा हुआ फ्रिज में रख देते थे, सुबह उसको गर्म करके खाते थे। बिल्कुल। इंडिया में हमारी ये मेंटेलिटी नहीं है, हम बासी खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। 3 दिन और वो भी खाना बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। मुझे याद है एक टाइम था बीच में, विल कम बैक टू इट लेटर, कि कुछ महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ नूडल्स पे गुजारे। नूडल्स का एक 26 का पैक वाला ले आना, वो बस सुबह दोपहर शाम वही खाना, नूडल्स खाना इजी। काम के टाइम पे या स्टडी के टाइम पे और कोई इजी ऑप्शन था ही नहीं। तो हम लोग एग्स वगैरह डाल लेते थे नूडल्स में, वो क्योंकि इजी था। बिल्कुल, नूडल्स, एग्स, दैट्स इट, मसाला उनका ही था, हो गया काम। सबसे पहली चीज मैंने वही बनानी सीखी। नाइस। मैगी विद एग्स। आई नो, यार इजी आपका एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। आई थिंक बैक इन द डे कोई 80 सेंट का पैकेट आता था, 70 सेंट या 80 सेंट का पैकेट। आई थिंक $2 के 5 दे देता था। आई थिंक कई स्टोर्स पे मुझे याद है कि 4 $2 के मिलते थे कि कुछ करके, एंड आपके देखो 4 मिल गए, आपके 4 मील निकल गए। बिल्कुल, ठीक है, $2 में।
ठीक है, आपको गर्म पानी डालना है, उसमें मसाला ऑलरेडी है, लगा के चलो, यू नो। या तो इस सफ़र के दौरान एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप बड़े ही इनिशियल स्टेजेस पे आए थे, उस टाइम पे तो इतना कोई बूम पे थी भी नहीं इंडस्ट्री एजुकेशन की जी। रेसिज्म का क्या लेवल था उस टाइम पे? रेसिज्म आपने फेस किया कुछ? अरे रेसिज्म टू द क्योंकि पॉइंट, इंटरनेशनल मार्केट में भी रेसिज्म के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी नाम सामने आया था। जी। देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ है, रेसिज्म आपके मुंह पे है, जी आपको पता लगता है कि रेसिज्म है, ठीक है। मुझे तो मतलब आई थिंक यूनी टाइम में आप ये देख लें कि मेरा नाक टूटा हुआ है, ठीक है, मेरे आगे के दांत चिप्ट हैं, बिकॉज अब्यूज़, रेसिस्ट अटैक्स हुए हैं। ऐसे ऐसे के 50 सेंट का कॉइन लोग उठा उठा के मारते थे पीछे, ठीक है। एंड ये कॉमन अकरेंस थी, मतलब वीकली बेसिस पे अगर आपके साथ एक आधा अटैक नहीं हो ना, तो मतलब आपका वीक अच्छा गया है, ठीक है। ऑन अ रेगुलर बेसिस होता था, यूनिवर्सिटी गए हुए, यू नो, बाहर कोई भी आपको पता लग जाता, आगे से कोई आता है ना, पता लग जाता। एक आफ्टर पॉइंट आपको गेज करना आ जाता था कि यार ये बंदा यू नो कुछ ना कुछ करेगा, हरकत करेगा, या तो अपना रास्ता चेंज कर लो या फिर बी कॉशियस, ठीक है। और रात के टाइम, मोस्टली रात के टाइम पे, यू नो, मुझे याद है एक बार 50 सेंट की कॉइन की बात है, सेंट पीटर स्टेशन पे बैठे होते, क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस डे था, आई थिंक 2004-5 की बात होगी, 2004 की क्रिसमस होगी या 2005 की क्रिसमस होगी। तो क्रिसमस डे पे कुछ नहीं खुला होता था, सब कुछ बंद, फूड खाना लकम्बा जाना पड़ता था। सेंट पीटर स्टेशन पे बैठा हुआ एक अकेला मैं, आई थिंक वो दो आए, एशियन लुकिंग था, एक था, एक गोरा था, ठीक है। तो उठा के ना कॉइन मार रहा है, 2-3 मिस हुए, मैं देख रहा हूँ कि कॉइन वगैरह गिरे, एक लगा के यहाँ पे, ठीक है। तो मुड़ के देखा तो चौड़ में आ गया वो भी, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यू नो, कि क्या देख रहा है, इग्नोर करो, ठीक है। जब तक आपके सामने ना आ जाए तब तक इग्नोर करो तो अच्छी बात है, ठीक है। उसको लगा कि डर गया, ठीक है, तो और चौड़ा होने लगा। अब तब तक क्या कि थोड़ा समझ आने लग गया था इनके स्लैंग्स वगैरह, तो करके यू नो रेसिज्म, गालियाँ देने, यू फकिंग इंडियन, दिस एंड दैट, यू नो, सॉरी, गालियाँ, यू नो, या तो कह रहा कि यू नो गो बैक टू वेयर यू कम फ्रॉम, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब मेरा सीधा मुझे लुक हूज टॉकिंग, मगर यू नॉट ऑस्ट्रेलियन नहीं था, राइट। तो कह रहा, गुस्सा कर गया कि मेरे, यू नो, दोस्त के सामने आगे से बोला है, चौड़ा होने लगा। टाइम से ऊपर से सेंट पीटर स्टेशन का जो गार्ड था ना, ऊपर से उसने आवाज़ लगा दी कि हे माइट यू ओके, मुझे, क्योंकि मेरा रेगुलर था, मैं वहाँ से रेगुलर जाता था, स्टेशन गार्ड भी जानते थे, तो वो अंदर से आके बाहर, यू नो, उसने इंटरफियर किया, तो उसने उसको वार्निंग दे दी कि बी माइंडफुल, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो चुपचाप वो निकल गया, ठीक है। सो ऐसा होता था, आई मीन रेसिज्म। तो सबसे बड़ा आई थिंक जो मेरे साथ हुआ है दैट वाज 2008 2008 अक्टूबर नवंबर की बात है, जहाँ पे यहाँ पे आपको पता है क्रिसमस पार्टीज होती हैं, फ्री की दारू होती है, जी बिल्कुल, ठीक है। दारू पी के ये 3 बंदे थे, दे वुड हैव बीन इन देयर मिड 40s या लेट 40s में होंगे, काम से आए, टाउन हॉल से चढ़े हम, ठीक है। तो मेरे साथ था फ्रेश ऑफ द बोट, हमारा कोई पंचकुला का लड़का, कहीं वहीं पे होगा, हिमाचल का लड़का था, सॉरी। तो वो था, एक और लड़का था और मैं थे, 3 थे, वो दोनों नए थे, उनको मतलब कि यू नो अभी तक तो एडजस्ट भी नहीं हुए थे यहाँ पे। तो टाउन हॉल से चढ़े हम, ये चढ़े मेरे ख्याल से सेंट्रल से चढ़े, सेंट्रल स्टेशन से। तो मैं खड़ा हूँ ऐसे, जैसे डोर्स हैं उसके ट्रेन के, वो 3 दरवाजे के पास हैं, ऐसे एक लेडी खड़ी है, एशियन लेडी थी आई थिंक, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये दो मेरे साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा लाउड हो गया जो पिए हुए थे ना, तो उनका थोड़ा ज़्यादा हो गया कि डिस्टर्बेंस ही होने लगी, यू नो, वो लेडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा, तो वो नीचे यू नो कैरेज की तरफ गई। अब क्योंकि ट्रेन भरी हुई थी, वो नीचे गई तो हम पुश ओवर हो गया, तो हम पुश करके हम उनके साथ, मैं उनके पास आ गया, तो मेरी पीठ थी उनकी तरफ, ऐसे टेढ़ा था। तो कहता कि उसमें एक जो ज़्यादा पिया हुआ था, यू नो, हाथ आगे करके हाय यू गोइंग माइट, मैंने भी हाथ मिला लिया हमारा, गुड नाइट गुड। तो हाथ ना छोड़े, उसने हाथ कस के पकड़ लिया जान के, यू नो। तो मैंने 1 सेकंड देखा, 2 सेकंड देखा, नहीं हुआ, मैंने झटक दिया, जग मार के छुड़ा लिया जी, एंड आई टर्न्ड अराउंड के यू नो इग्नोर करो। तो कहता, यू नो, आर यू फकिंग इंडियन, यू आर टू गुड फॉर अस, यू नो,
लाइक एक्सक्यूज मी, टर्नड अराउंड लाइक एक्सक्यूज मी. तो उसके फ्रेंड्स कहते नो नो माइट जस्ट इग्नोर हिम, यू नो वी डोंट वांट टू फाइट. आई डोंट वांट टू फाइट ईदर, ही इज द वन हु स्टार्टेड, यू नो इसने ये है जो बकवास कर रहा है. तो हट गया. आई टर्नड अराउंड, यू नो लगा रहा करते. अब ये बात है रेडफन स्टेशन से, सेंट्रल के आगे रेडफन आता है, रेडफन के आगे सिडनम जो मेरा स्टॉप है. हम रेडफन से निकल चुके थे जब तक ये बातें हुई. तो अगला स्टॉप सिडनम है. जैसे ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, मैं निकलने लगता हूँ. ये कहते हैं नो नो माइट वी डोंट वांट टू फाइट. मतलब आई डोंट वांट टू फाइट ईदर, मेरा स्टेशन है भाई, मुझे उतरना है, जाने दो. अब क्योंकि ट्रेन भरी थी, इनको भी बाहर निकलना पड़ा. उतरे, मैं उतरा हूँ. वो जिसके साथ वो हाथ का सीन हुआ था उसने पंच मार दिया. ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर ऐसे साइड पे खड़ा पंच मार दिया उसने मुझे. मैं वो वुड हैव बीन 26, ठीक ठाक थे यार, यू नो फिट तो नहीं कह था बट अच्छे खासे फिट थे. तो मारना शुरू किया. ठीक है, तीनों को पी हुई थी, इन द 40s. मैं 24, 25, 6 year old, नॉट इवन 20, आई वुड हैव बीन 24. ठीक है, तो मारा कोई 10-15 सेकंड की बात हुई होगी है. ठीक है, करके तो ऑल आई रिमेंबर इसके यहाँ पे मुझे फटाक पंच पड़ता है. ऊपर देखता हूँ फटाक, यू नो ऑन माई फेस. ये थे 6 साढ़े 6 फुट के रग्बी प्लेयर्स, लुक अलाइक. ठीक है, और मैं तब कितना यार, मैं तो अब आधा होऊंगा इसका. ठीक है, तो एंड मैंने कहा मेरी फाइट, दे स्टार्टेड इट. उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने ये देखा कि भाई देसी गोरे को मार रहा है, दे गॉट इन. ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा. अब ये 8 बंदे, मैं अकेला. मैंने चुप चुपी अपना सर नीचे देखा, यू नो 5 सेकंड हो गया कर रहे हैं सब. मैंने सर पकड़ा, लेड ऑन द फ्लोर ऐसे करके. तो एक बंदे ने आगे से ना जोर से पटाक लात मारी, मेरे यहाँ लगी नाक, और ये 2 आगे के दांत चिप्ड. ज़्यादा आई थिंक 30-35 सेकंड भी नहीं चली होगी फाइट, क्योंकि पीक आवर है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 6:30-7 बजे शाम के. ठीक है, वीक डे का टाइम है. उस भर के ट्रेन, मतलब इतनी भर के ट्रेन के बाद वहाँ एटलीस्ट नहीं 100-150 बंदा तो उतरा होगा. ठीक है, सिडनम स्टेशन मेन स्टेशन पड़ता है वहाँ पे. तो पीक टाइम पे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ जी. क्या उस टाइम पे अपने फेलो इंडियंस भी थे आपके नॉन? कोई कितने लोग उस टाइम मौजूद थे? क्या किसी ने आपकी हेल्प करी या नहीं करी उस टाइम पे? थे, बहुत थे. सैडली सो 1-2 पंजाबी भी थे, नॉन थे यूनी से. ठीक है, वो भी थे, ऊपर जाके खड़े होकर देख रहे थे. एंड नथिंग अगेंस्ट देम यार. देखो पता क्या, हर कोई स्टूडेंट, वो भी तभी स्टूडेंट थे, किसी को जज नहीं करता. बट यू नो अगर खड़े होते तो शायद स्टोरी डिफरेंट होती. बिल्कुल. बट हर एक की अपनी मजबूरियां. बैक इन द डे डर बहुत होता था कि यार लॉ के चक्कर में फंस गए, PR नहीं होगी, ये नहीं होगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कम थी. आपको डर बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, तो इसलिए नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी. अगर वो कभी सुन भी रहे हो तो नथिंग अगेंस्ट देम, इट्स जस्ट यू नो इट्स अ चॉइस. ठीक है, यू नो उनको डर था कि यार के यू नो पड़ गए या तो वो भी पिटेंगे. ठीक है, या कल को पुलिस केस होता है, कुछ भी हो जाता है. एक्स्ट्रा सरदर्दी की बिन मतलब की क्यों? ठीक है ना. तो देवर मेनी यू नो इतना, मतलब देसी तो वहाँ पे काफ़ी थे, पंजाबी भी थे काफ़ी, यू नो नॉन था जो यूनी में एक साथ बड़े थे. वो ऊपर लेटर जब मैं उठा वो भाग रहे थे, तो मैं ऊपर गार्ड को देख रहा हूँ, मतलब कुछ ही स्टॉप था, ये मुझे मार के भागे. तो आई कुड सी सम फेमिलियर फेसेस, यू नो नोबडी गॉट इन. जो मेरे साथ लड़के थे वो ऐसे खड़े देख रहे, जो मेरे साथ थे फ्रेश ऑफ द बोर्ड, बेचारे वहीं खड़े हो घबराए हुए कि ये हो क्या रहा है. ठीक है, उनको तो मतलब उनको तो समझ ही नहीं हुआ क्या हो क्या गया. शॉक में कंप्लीट शॉक. डोंट ब्लेम देम यार. वो तो बिल्कुल ही यू नो एकदम महीना 2 महीने, एक तो 2-3 हफ्ते पहले आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू नो. तो उनके लिए तो कंप्लीट शॉक था कि हो क्या गया. तो चलो ये हुआ, यू नो 30-35 सेकंड जितना भी लास्ट करा. तो एम्बुलेंस आई. ठीक है, गार्ड्स वालों ने एम्बुलेंस बुलाई. तो एम्बुलेंस आई, उन्होंने चेकअप किया, देखा, कहते कि यू नो ऐसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बट कंकशन है. वी नीड टू मेक श्योर के यू नो टेक यू टू हॉस्पिटल. चलोगे साथ? बिकॉज यहाँ पे उनकी है कि आपको पूछ लेते हैं कि आप चलोगे हॉस्पिटल, जाके एक बार स्कैन कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इंटरनल डैमेज ना हो. स्टूडेंट बंदे यार, यू नो इंश्योरेंस चलो होती है जैसे जितनी भी, लेकिन इतना पता था कि अगर एम्बुलेंस लेके गए $200-250 का बिल तो पड़ेगा. ठीक है ना, मैं कांट अफोर्ड टू, इट्स ओके, आई एम ओके. तब तो ऑब्वियसली एक तो यू नो वैसे ही गर्म होते हो. ठीक है, लगा के नहीं यार ठीक है, इतना भी तो हल्का सा खून होना है, यू नो चल सॉर्ट आउट हो जाएगा. चले गए घर, फ्रेंड्स को पता चला, फ्रेंड्स आए, देखा, यू नो लुक आफ्टर करा शाम को सब कुछ.
तो फिर सो गया। अगले दिन उठा भी क्या कि तकिए से सर ना ऊपर उठे, इतना बुरा हाल था। कंकशन इतना ज़्यादा था कि ये पूरा इतना हेवी हो गया था, Heavy हो गया। मैं उठ नहीं पा रहा था अपने तकिए बेड से, जी। इतना अगले दिन पता चला था। टू द पॉइंट के ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर अ मंथ, ओके। कि ना काम पे जा सका ना कुछ, क्योंकि ये तो चलो स्मेलिंग सेंसेस 4 साल आई थिंक आई कुडंट स्मेल एनीथिंग, अपना अनियन गार्लिक वगैरह स्ट्रॉन्ग स्मेल के अलावा और कुछ स्मेल नहीं आती थी। आगे के दांत चिप थे, तो काफ़ी मेरी पुरानी फोटो है उसमें एक्चुअली सी के दांत चिप हुए, ऊपर वाला तो आधा कटा हुआ था, नीचे वाले 2 चिप हुए थे। तो फिर इनके बाद में काम कराया, कुड अफोर्ड टू डेंटिस्ट के पास, देन गॉट दैट फिक्स्ड। बट या सो दैट वाज आई थिंक द वर्स्ट एक्सपीरियंस, जिसको लेके बाद में आई स्टॉप्ड के अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो होता रहेगा। ठीक है, व्हाट डू यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ उस सिचुएशन में दोबारा कभी ना पड़ो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी कम करी, लेट नाइट नहीं जाना, वीकेंड पे नहीं जाना। ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दी जो होती है ना वो लेट नाइट को रेसिज्म अटैक होते हैं, या वीकेंड पे सिटी चले गया, क्लब वगैरह में कोई ना कोई मिलेगा पिया हुआ, पंगे लेगा। और बैक इन द डे क्या होता था कि जितने भी आते थे ना वो बाहर से आते थे, उनको पता नहीं होता था कि ये लोग हैं कौन, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक तो इंडियन, ऊपर से सरदार, तब मैं पटका बांधता था। तो उनको बिल्कुल ही डिफरेंट लगता था, यार ये है कौन है ये, उनको डिफरेंट लगता था, तो वो अटैक होते थे। ठीक है, तो तब ज़्यादा मुझे लगता है होते हैं, आई एम श्योर अभी भी होते होंगे, आपके दर्शक बता सकते हैं कि उनकी स्टोरीज क्या है, आज भी वैसे अटैक्स होते हैं कि नहीं, आई एम श्योर होते होंगे। आफ कम आउट ऑफ इट, मैं अपने आप को उससे बाहर ले गया हूँ, डजंट मीन के वो नहीं होते। ठीक है, आई एम श्योर टू सम एक्सटेंट आज भी होते हैं, अवेयरनेस है, आई थिंक देसी ज़्यादा है करके, तो होपफुली इतने ना होते हों जैसे पहले होते थे। तो होपफुली स्टूडेंट्स की जो अब की जर्नी है इज डजंट इन्वॉल्व रेसिज्म। अब तो शायद इतने इंसिडेंट्स अभी नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा सुनने में नहीं आता है। अगर शायद किसी के साथ हो भी रहा है तो बता नहीं पाते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है भी नहीं, लोग चुप हो जाते हैं। एंड आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म पे वुड बी गुड टू गेट के ऐसे लोगों को बुलाओ कि जिनका पता चले कि एक्चुअल उनकी भी वॉइस आउट हो, पता भी लगे कि ये आज होते हैं, इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनको ओवरकम, एंड प्लस ऑल्सो व्हाट राइट्स यू हैव। ठीक है, अब I've gone to police stations, ठीक है, मैंने पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट्स करी हैं। अब होता क्या है कि जब आप कंप्लेंट करने जाते हो ना, आप गुस्से में होते हो जी, आपको बोलना क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि लॉ के अकॉर्डिंग आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो, आपके हक में जा रही है कि नहीं जा रही, वो इट डज इट कम अक्रॉस एज के तू भी वायलेंट था। ठीक है, उन्होंने मारा फिर तुमने मारा, मतलब इफ यू से कि हाँ उन्होंने मारा फिर मैंने भी मारा, मतलब इट्स अ ब्रॉल, आपकी लड़ाई है, आप भी इक्वली इन्वॉल्व थे, डन। अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है, आपकी कोई आपने रिटेलिएशन नहीं थी, आप हर्ट हुए हो, गो सीक हेल्प, पुलिस स्टेशन जाओ, टॉक टू देम, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज वेयर इट हैज हैपेंड, बट कंसिस्टेंटली चेस भी करना पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास टाइम है, अगर आप रिपोर्ट लिखाते हो जाके बाद में पुलिस, आई मीन नॉट ब्लेमिंग द पुलिस, यहाँ पे उनके पास और भी काफ़ी दे आर ओवरवर्क्ड एज वेल। ठीक है, सिस्टम को भी गलत नहीं कह सकते, इट्स जस्ट दैट कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए कि नहीं। ठीक है, अगर आप कंप्लेंट करते हो, डू यू फॉलो अप? अगर आपको पता है कि आपका अटैकर कौन है, आई वुड से फॉलो अप। अगर आइडेंटिफाई हो सकता है, फॉलो अप, कुछ ना कुछ करो वेयर यू एक्चुअली, इफ आई वाज, आई वुड नीड टू फील सेटिस्फाइड कि यार मैंने कुछ किया है। ठीक है, कि हाँ मेरे पर मुझे अटैक हुआ, द अदर पर्सन इज पेइंग फॉर इट। ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन आई थिंक आनी तो चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इट ईट्स यू अप इनसाइड, आपको अंदर से अंदर खाता है यार कि ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। और ऐसी स्टोरीज लोगों को भी इंस्पायर करती हैं और उनको बचाती भी हैं। जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म का कोई लेन देन नहीं होता हमारे साथ, बट उस इंसिडेंट से हमें पता चलता है भी चीज़ें हो क्या रही हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो उससे बचना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल के आपको इतना तो हो जाएगा यार कि अगला, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर कोई कर रहा है वॉक अवे, कोई इसमें बुराई नहीं है कि अगर आप वॉक अवे कर रहे हो, बिकॉज उस सिचुएशन में अगर आप वॉक अवे नहीं करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो आप हर्ट भी होगे। ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो एकदम कंप्लीटली चेंज भी हो सकती है, इन द सेंस कि स्ट्रेस बढ़ेगा, बिन मतलब का स्ट्रेस। ठीक है, अंटिल द पॉइंट के बिल्कुल आपके फेस के ऊपर है, जब यू कांट वॉक अवे देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जब तक आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो, करो, मच बेटर, आपकी ज़िंदगी भी सही रहेगी,
अगला बंदा जी, जी। मूव ऑन कर जाए होपफुली, आपको लग रहा है कि आगे से मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, वॉक अवे, चेंज योर Definitely. You don't have डायरेक्शन. to, choose every fight. You don't have to. There's No, lot don't of have to. things you have to do, in बिल्कुल, this country. बिल्कुल. और भी सारी priorities हैं. बहुत प्रायोरिटीज हैं यार. आई मीन वही ना, मेरे आई थिंक लुकिंग बैक राइट, वो पंजाबी दिमाग नहीं यार, लड़ाई होगी मैं कैसे भागूं, जी। ठीक है. मेरे खुद के काफ़ी दोस्त कहते थे भले यार तू क्यों, मतलब आई ट्राई टू द पॉइंट कि जहाँ तक मैं अवॉइड कर सकता करूँ, लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर आके खड़ा ही हो गया कोई, अब तो या पिटोगे या मारोगे, Definitely. ठीक है. दो ही चीज़ें होती हैं. तो उस वजह से भी काफ़ी दोस्त कहते हैं यार हाँ, भले बिल्कुल। अवॉइड करा. अगर मैं अवॉइड एक हद तक ही होता है, अगर जी, कोई जी, आके आपको घेर ही लेगा क्या कर लोगे आप यार. सेल्फ डिफेंस तो करना सेल्फ डिफेंस, वहाँ पे रोके थोड़ी बोलोगे कि भाई मुझे माफ़ कर दे, जाने दे, वो भी आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए भी अच्छा नहीं है करके. तो ऐसी की चीज़ें आई थिंक अवॉइड कर सकते हो तो अच्छी बात है. जी. बट अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो लीगल एड भी यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट. बिल्कुल बिल्कुल है. काफ़ी शायद नए बच्चों को नहीं पता हो, जो नए आते हैं, लीगल एड में आप जा सकते हैं. लीगली आपको एक वकील मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव मिलता है आपका. उनके साथ कन्वर्सेशन करके वो आपको आपका राइट बताते हैं, आपका राइट है क्या. बिल्कुल. यही आई थिंक एक यही चीज़ है जो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी यहाँ राइट्स नहीं है. बहुत राइट्स हैं यार, ठीक है. व्हेन इट कम्स टू लॉ जो है वो इक्वली आपके लिए भी है. अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए हो, पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो लॉ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लोकल्स के लिए है, ऐसी बात नहीं है. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप लॉ सीख कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट करो, गो स्पीक टू लीगल एड वालों से. आपकी उस सिचुएशन में आपकी ऑप्शंस क्या हैं, एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट, ठीक है. कुछ भी हो सकता है. देखो यार हमारे कम्युनिटी में यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो अ बिग थिंग, ठीक है. गोइंग ऑफ टॉपिक बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है. वैसे काफ़ी रेसिज्म अटैक्स हैं. गो सीक लीगल एड, ठीक है. वो आपको बता देंगे फ्रॉम अ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. देन यू चूज कि डू यू वांट टू गो दैट साइड और नॉट, ठीक है ना. वो फिर आपके ऊपर आ जाती है कि इज दिस सिचुएशन वर्थ फाइटिंग फॉर और नॉट, ठीक है. कई बार होता है यार, देयर इज सडन डैमेज दैट यू कैन एक्चुअली सीक कॉम्पनसेशन. अगर आपकी लेट्स टांग टूट गई, आप काम पे नहीं जा सकते हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको फीसें भी देनी है, फैमिली का भी ख्याल रखना है, सब कुछ करना है. अगर देन इफ यू कैन सीक कॉम्पनसेशन, व्हाई नॉट, ठीक है ना. इन दो सिचुएशन दैट्स व्हाट द लॉ इज देयर फॉर, ठीक है. कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है, गो सीक लीगल एड. वो आपको ऑप्शंस बताएंगे आपकी. अगर कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन अवेलेबल होगा, गेट इट, ताकि एटलीस्ट यू कैन उस सिचुएशन में rather than suffering, एक तो वैसे फिजिकल आपको हर्ट हुई है, ठीक है, उसके ऊपर से फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि जॉब पे नहीं जा सकते. ऑन टॉप ऑफ दैट बिल्स तो पाइल अप होते रहते हैं. दैट्स द रियलिटी ऑफ सिडनी में, राइट, ऑस्ट्रेलिया में, कि नो मैटर व्हाट, अगर आप काम पे नहीं जा रहे हो, बिल तो आ ही जा रहे हैं, वो तो पे करना ही है. लेटर बॉक्स भी आपका कोई ना कोई बम फोड़ ही देता है. एब्सोल्युटली बिल्कुल, ठीक है ना. तो वो उसके लिए अगर आपकी उस हद तक आप हर्ट हुए हो जहाँ पे आपको लीगल एड मिल जाए और आपका थोड़ी सी हेल्प हो जाए, चलो फिजिकल आपको जो हर्ट हुआ है वो तो चलो अपना टाइम लेके ही पूरा होगा, एंड प्लस उसके बिल्स, मेडिकल बिल्स कौन पे करेगा. एंड ऑल्सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जो कराते हो, कीप एन आई ऑन कि आपकी इंश्योरेंस में क्या क्या है, क्या क्या क्लेम कर सकते हो, ठीक है. इसलिए आई डू क्लाइंट्स जैसे आते हैं, उनको इंश्योरेंस लेनी होती है, राइटफुली सो. हर कोई सबसे सस्ती इंश्योरेंस चूज करता है, बट वो सस्ती इंश्योरेंस आपके लिए है भी कि नहीं, आपको देखना पड़ता है, ठीक है. सो देन देयर आर अदर कंपनीज जो थोड़े चलो प्राइस में आप होंगे, लेकिन आपके काफ़ी कवर्स भी होते हैं जो आपको हेल्प कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आपको क्लेम तो कर पाओ एटलीस्ट जो आपकी मेडिकल बिल्स वगैरह हैं, ठीक है ना. जी. तो बलबीर जी देखिए, जब हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं जी, तो उसके बाद में हमारी एक जो काम करने की जर्नी स्टार्ट होती है जी, प्रोफेशनल जर्नी भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा आना शुरू हो जाता है वहाँ से, कमाई आनी शुरू हो जाती है जी. तो आपकी भी जो ये जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे जो अब आप यहाँ इस एक लेवल पे पहुँचे हैं जी एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, ये जो सफ़र था आपका, ये कितना पेनफुल रहा? पेनफुल, यस. आई मीन पेनफुल, देखो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, मेरे भी थे, राइटफुली सो, ठीक है. और हर बंदा स्ट्रगल के थ्रू जाता है तो कहीं पहुंचता है. अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सफ़र करना पड़ेगा, सफ़र ना करें, स्ट्रगल करें, इट्स ओके. देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ से रेस्टोरेंट से छूटा तो एक कन्वीनियंस स्टोर फ्रूट शॉप पे जॉब लगी, ठीक है. वो जॉब मैं सुबह और शाम करता था, फिर थोड़ा थोड़ा करके
वुलवर्स में जॉब लगी जब मैं रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जॉब करता था, 5:30 बजे तक, फिर 6:30 बजे उसी स्टोर पे आना, उसको खोलना, 6:30 7 बजे जाके फिर सोना, फिर अपनी क्लासेस लगानी एंड शाम को वो स्टोर क्लोज करना, फिर रात को 9 बजे दोबारा से। ठीक है। सो वुलवर्स ऑब्वियसली क्योंकि तब 20 आवर्स ही अलाउड होते थे, तो जितने वो 20 आवर्स होते थे तो 3 दिन करने, ठीक है, करके तो फिर कैश पे रियलिटी तो है, कैश पे स्टूडेंट काम करता है, कैश पे बहुत करा है टू द पॉइंट के एट सम पॉइंट 80 आवर्स पर वीक भी काम करा हुआ है जब यूनिस नहीं होती थी। बट आई थिंक मज़े लिए ज़िंदगी के, ठीक है, देयर इज़ नो रिग्रेट्स, बहुत फन भी किया, ठीक है, काम भी बहुत किया। आई थिंक दी ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक बैक के यार काम बहुत किया, सेव नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की, उससे सफ़र भी बहुत करा मैंने, बहुत ज़्यादा। जी देखिए, मैं इस टॉपिक पे जरूर आऊँगा। जी, सेविंग करनी है ये हमें बहुत लेट पता चलता है, बहुत लेट पता चलता है। एंड मैं अभी प्लेटफॉर्म पे यही चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बताएं जी छोटी छोटी सेविंग्स कितना काम आती है, कैसे, ये सवाल बनेगा इसमें, कैसे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो सेविंग्स की जर्नी देखो, आई थिंक ये प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे फैमिली से, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमें कभी ना पैसे को इंट्रोडक्शन कभी अच्छी तरह से नहीं हुई है, ठीक है। मनी के बारे में बताने मनी टॉक्स नहीं होते थे हमारी फैमिली में, ठीक है, ठीक है। फादर साहब जाते थे कमा के लाते थे, यस पता होता था कि स्ट्रगल्स हैं कई घर में के बिल्स वगैरह कैसे पे होते हैं, कि मुश्किल आती हैं, पर बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस डिटेल में नहीं होती कि भाई अगर तुम इतना कमा रहे हो ऐसे सेव करना है, ये मनी टॉक्स कभी हुई नहीं है, ठीक है। सो मेरी सबसे बड़ी जो मुश्किल रही है वो ये रही है कि सेविंग्स नहीं करी, बहुत कमाया यार। आई मीन अगर कोई मेरी फैमिली देख रही होगी उनको पता लग जाएगा कि फन तो करा है, पता है, ठीक है, पर उनको ये नहीं पता काम कितना करा है। और वो मेरे यहाँ के फ्रेंड्स को पता है, जितने मेरे यहाँ फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि यार बल्ली ने काम बहुत करा है, ठीक है। काम यार 80 घंटे भी काम करा हुआ हफ्ते का, सेव नहीं करा। तब सेविंग्स का आई रिमेंबर कि मेरे जो कन्वीनियंस स्टोर की बात कर रहा था, कन्वीनियंस स्टोर पे मैं काम करता था, वो फिजी इंडियंस ने बेच के लेबनीज ओनर को दे दिया, क्रिश्चियन लेबनीज थे, लुक्ड आफ्टर मी भाई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला जितना मर्जी काम कर तू आ हमारा। एंड उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी, मुझे भी अपने बेटे की तरफ पाला उन्होंने, अडॉप्टेड सन ही कहते थे मुझे। उनके लिए जो भी आता था मेरे लिए भी आता था, तो मैं कमाता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे हमेशा ना सेविंग नहीं करता था मैं। तो वो जो ओनर की बीवी थी ना, लोधी करके, तो वो मुझसे बहुत मुझे खींचती थी, मेरे कान खींचती थी, भली सेव फॉर रेनी डेज, सेव फॉर रेनी डेज, एंड लाइक रेनी डेज क्या होते हैं, ठीक है, पता ही नहीं था कभी, वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि सेविंग्स क्या होती हैं, ठीक है। हफ्ते के यार आराम से तुम स्टूडेंट लाइफ में तब 500-600 कमाते थे, खर्चा क्या होता था $200 $250, जी बिल्कुल। बाकी कहाँ चले गए, चलो फ्रेंड्स के साथ चले गए, कहीं चले गए, ठीक है यार, राइटफुली सो क्लबिंग भी करी है बैक इन द डे, बहुत इन्जॉय करा है, लेकिन वो जो पैसे सेव करने का था वो बहुत लेट आया। वो भी मैं ऑनेस्टली कहूँ पिछले 3-4 साल में ही आया, ठीक है। तब तक मैं कमाया बहुत, लेकिन उड़ाया भी बहुत, मतलब उड़ाया भी इन द सेंस कि यार अपने लिए नहीं सेव करा, बिल्कुल, ठीक है। तो वो अब जाके आया, वो भी जब मैं अपनी बीवी को मिला, वाइफ को मिला, तो उन्होंने, शी इज़ अ बिग सेवर, तो उनके थ्रू आई गॉट टू अ पॉइंट के एक स्ट्रक्चर्ड अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाया हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या कोई भी माइग्रेंट्स जो यहाँ पे जो फ्रेश आए हैं या कुछ ही साल हुए हैं, अगर जॉब अच्छी है यार 20% 15% जो भी रख सकते हो साइड पे रखो, यू डोंट नो कब आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं, ठीक है। आई ओन्ड अ बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने स्टूडेंट लाइफ में जहाँ काम करता था पिज्ज़ा स्टोर पे, आई एंडेड अप बाइंग इट, वो मैंने रन करा, पैसे कमाए, सेव नहीं करा, ठीक है। अच्छे मतलब बिजनेस, पहला बिजनेस था, आइडिया ही नहीं था यार कैसे। अकाउंटिंग की जॉब करता था मैं यहाँ वेस्टमीड में, उसके साथ साथ पिज़्ज़ा स्टोर बाय कर लिया, सुबह अकाउंटिंग की जॉब करनी, शाम को पिज़्ज़ा स्टोर संभालना रात के 11 बजे तक, ठीक है। अच्छी इनकम आती थी, अच्छी घड़ियाँ ले ली, अच्छा ये कर लिया, लेकिन सेव नहीं करा। फिर जब हर बिजनेस का फ्लो आता है कि पीक सीजन होता है, ऑफ पीक सीजन होता है, ऑफ पीक सीजन में लग जाते थे, and those were the mistakes made. I ran that place for 4.5 years, massive losses made to the point के जब मैं अपनी वाइफ को मिला था, मैं कोई 1.25 लाख लॉस में था, डेट में था, 1.25 लाख का डेट था जो हैड टू बी पेड ऑफ। फिर मैंने 1 साल दबा के ऊबर करी, 1 साल में सारा कुछ पे ऑफ किया,
ठीक है, फिर धीरे धीरे देन गॉट इनटू एजुकेशन. माय वाइफ इंट्रोड्यूस मी टू द एजुकेशन इंडस्ट्री. यू नो, ये दिस इंडस्ट्री इज़ फॉर यू. वहाँ पे फिर पहले अपने आप को पहले कॉलेजेस में काम किया एज अ मार्केटिंग पर्सन. तो वहाँ से आके फिर धीरे धीरे जब सारे डेट्स पे ऑफ हो गए, अब जाके ज़िंदगी थोड़ी सही हुई है, तो सेविंग्स करनी कि हाँ यार थोड़े बहुत पैसे साइड पे रखो, ताकि एटलीस्ट वो रेनी डेज या एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे फैमिली को पीछे ज़रूरत पड़ गई या कुछ भी हो गया, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है. अगर जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा. नहीं तो मेरा जैसा अब 40 का हो रहा हूँ, अब जाके मैं कह सकता हूँ कि यस अब थोड़ा थोड़ा लाइन पे ट्रैक पे है. बट सही इमिग्रेंट्स के साथ यही दिक्कत आती है, नए बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट रहता है. बिल्कुल. थोड़ी थोड़ी सेविंग अगर अभी से शुरू कर लेंगे वो लोग, उनके बाद में जाके बहुत काम आएंगी. लगता क्या है कि बच्चों को भी जो नए आते हैं वो फीसें देनी है, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं. लेकिन मजे ही मजे नहीं है, मुझे लगता कभी नहीं है. उसके बाद नई प्रायोरिटी शुरू हो जाती है, अपनी गाड़ी लेनी है, घर लेना है ना. उसके लिए पैसा चाहिए, घर भी ऐसे नहीं मिलता, डाउन पेमेंट चाहिए. जी, आई थिंक देखो, एक स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ी स्ट्रेस है आपकी पीआर. जिस दिन पीआर आ गई, एक चीज़ जरूर है, जिस दिन पीआर आ गई, अब एक पीछे जो माइंड पे ना स्ट्रेस होती है वो निकल चली जाती है. स्ट्रेस फिर भी आपकी ज़िंदगी में रहेगी. आपके जो चीज़ें आपकी स्ट्रेस चेंज हो जाएगी. ठीक है, आप अपने घर लेना है या अपने फैमिली शुरू करनी है या बच्चे हैं या कुछ भी है, आपके खर्चे रहेंगे. अगर सेविंग आप जल्दी शुरू नहीं कर लोगे, लेटर स्ट्रगल करोगे. जितनी जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है. ठीक है, आपकी जर्नी है, आपको मैनेज करना है कि कैसे करना है. कुछ भी, इवन इफ हफ्ते का $100 भी सेव कर रहे हो यार जी, 5,500 5,500 साल का बन जाता है. ठीक है, $5,500 नॉट बैड यार. कि अगर कल को लेसे के आप 2 जन हो, इंडिया उठ के जाना पड़े, इमरजेंसी है या फैमिली को जरूरत पड़ गई, एक साल में आप 5,000 सेव कर रहे हो, देन सो एंड सो आप यू कैन बिल्ड ऑन दैट. तो वो आई थिंक मिसिंग था मुझ में. ठीक है, विच आई हैड टू वर्क रियली हार्ड ऑन इट. मतलब मैं अम स्पेंडर, मुझे कुछ थोड़े से पैसे आ जाते थे, स्पेंड बड़ी आसानी से कर देता था मैं. ठीक है, कुछ लोग खर्चीले होते हैं थोड़ा बहुत यार. एंड आई हैव लर्नड द हार्ड वे. ठीक है, बट ये है कि यस, कि अगर जॉबें एंड मेहनती हैं यार, स्टूडेंट मैं आज भी मिलता हूँ कि बड़ों को मिलता हूँ, बहुत दबा के काम कर रहे हैं यार. मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग रियली हार्ड. बिल्कुल. वर्किंग हार्ड के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्टली भी काम करना पड़ेगा. ऐसा ही नहीं है कि यार तुम इंजॉय नहीं कर रहे हो. स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार चलो 7 दिन काम ना करो, 5 दिन करो, एक दिन एंजॉय भी करो यार. बिल्कुल. ऑस्ट्रेलिया इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है. गो ट्रैवल. आपको क्या करना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखो. ये ठीक है, थोड़ा निकल के देखो, बाहर घूमो. ऑस्ट्रेलिया इज सच अ ब्यूटीफुल. मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ में ही गोल्ड कोस्ट से लेके मेलबर्न तक हर जगह मैं ड्राइव करके गया हूँ. मल्टीपल टाइम्स. मतलब यहाँ से मेलबर्न 12 घंटे की ड्राइव, मतलब 950 12 घंटे लगते थे. बिल्कुल. कभी कभी साल में 2 बार भी किया हुआ है. ठीक है, फ्रेंड्स सर्कल इतना अच्छा था हमारा, नॉक ऑन वुड, एट अ पॉइंट के वी हैड अ फन, वी एंजॉयड, वी ऑल्सो वर्कड हार्ड. ठीक है, तो वो ज़रूरी है, बैलेंस बना के रखो. डोंट जस्ट बॉक डाउन कि आपको काम ही करना है, पैसे बनाने हैं. यू नहीं जाओ, कॉलेज जाओ, जो आपके कोर्स हैं वो भी पढ़ लो, साथ साथ थोड़ा सा एक दिन फ्रेंड्स का सिटी चले जाओ यार, घूम फिर लो, देखो कि ऑस्ट्रेलिया में और क्या है. गो आप नॉर्थ जाके आओ, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, मतलब नॉट जस्ट सिडनी से बाहर जाके देखो. गो टू बुलगुलगा, गो टू कॉफ्स हार्बर, गो टू गोल्ड कोस्ट. ड्राइव करके जाओ. 4-5 बंदे एक साथ बैठ के जाओगे, आपका पेट्रोल कितना लगेगा? $200 लग जाएगा, $50 उससे भी कम. ठीक है, $100 में आपका एक वीकेंड ट्रिप बहुत अच्छा बड़ी बात नहीं. बिल्कुल. ठीक है, करो. थोड़ा अगर बंदा छुट्टियां ले लेता है काम से तो स्ट्रेस घट जाता है उसका. बिल्कुल, घूमना चाहिए. रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, वरना थक जाओगे, ड्रेन हो जाओगे. इंडिया में क्या होता है, कहीं बैठे हैं 4-5 फ्रेंड्स, चलो भाई चलते हैं. बिल्कुल. वहाँ तो ऐसे ही प्रोग्राम बन जाते हैं. यहाँ पे शेड्यूल देखना पड़ता है. यहाँ पे शेड्यूल देखना पड़ता है, दूसरे का भी देखना पड़ता है, बट जाना चाहिए, जरूरी है. आई थिंक वीकेंड पे नहीं, चलो हम वीकेंड की बात करते हैं. अगर हमारा स्ट्रक्चर वैसा है कि मंडे टू फ्राइडे काम है, वीकेंड फ्री होता है, आप कोई भी एक दिन ले लो, जाओ यार, घूम के आओ. हमें याद है यार, स्टूडेंट लाइफ में भी एक दिन काम नहीं होता था, फ्रेंड्स बैठ के मरूबरा चले जाते, कुछ चले जाते, बैठे रहते बीच पे, गप्पे मारनी, दैट्स इट. बिल्कुल. क्या करना, ठीक है, जिस दिन काम नहीं है, क्या करोगे यार, थोड़ा रिचार्ज ही कर लो जाके, नीड इट. उससे क्या होता है कि आप एक तो रिचार्ज रहते हो, एनर्जी लेवल रहते हैं आपके. नहीं तो थके हारे फिर आप नेगेटिव हो जाओगे. बिल्कुल, नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाओगे, क्योंकि आप काम पे जाते हो, पैसे कमाते हो, लेकिन पैसे सेव भी नहीं होते, क्योंकि खर्चे बड़े हुए हैं, फीसें देनी है, ये देना है, सब कुछ करना है. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बाद में आपको बाद में रियलाइज़ होंगी यार कि
दिस इज वन थिंग, मेरा एक चीज़ है राइट, एक ही ज़िंदगी है भाई, जी जी बिल्कुल। थोड़ी जी भी लो, कमाओ डेफिनेटली ट्रैक पे। मैंने जो गलतियां करी हैं होपफुली ना करो, ठीक है, जी लेकिन इन्जॉय भी करो। मैं बिल्कुल। आज बैठा यहाँ पे, एक चीज़ है कि मैं इस चीज़ का कोई गलती नहीं है कि मैंने इन्जॉय नहीं करा। आई हैड माई शेयर ऑफ फन। जी मैं अब फैमिली की लाइफ जीता हूँ, ठीक है, अपना बिजनेस करता जी हूँ, जी सब कुछ है, बट आई हैड माई शेयर ऑफ फन। एंड आई से कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यस थोड़ा बहुत यार दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, ज़रूरी है, रिचार्ज हो, डोंट गेट टायर्ड कि काम 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 बिल्कुल। काम, ठीक है। जी। तो बलबीर जी, आपने हमें बताया कि आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कॉलेजेस एडमिशन्स में आप आ गए, जी तो वो कैसे शुरू हुई? उस आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, काम क्या करते थे आप? श्योर। इसका देखो, जब मैं पिज़्ज़ा रन करता था तो तब आई मेट माई वाइफ, ठीक है, उनको एजुकेशन में हो गया था काफ़ी टाइम। जी तो शी मेट मी, कहती कि तुम रॉन्ग इंडस्ट्री में हो, यू नीड टू कम इन टू दिस साइड। तो फिर कर आके आई थिंक मेरी पहली जॉब लगी थी एज अ मार्केटिंग पर्सन एट अ कॉलेज, ठीक है, वो हायर एजुकेशन भी था, वोकेशनल भी था। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे आई सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट रिक्रूटमेंट का प्रीटी मच, जी कि जितने भी एजेंट्स हैं, एजेंट नेटवर्क ऑफशोर का, इंडिया का हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का, जितना भी सिडनी का स्पेशली, जितने भी एजेंट्स हैं, मेलबर्न में भी, उनके साथ भी काफ़ी डीलिंग होती थी। तो कि प्रीटी मच एजेंट्स के साथ नेटवर्क बनाओ, गेट स्टूडेंट्स फॉर द कॉलेज एंड फॉर द कॉलेज प्रीटी मच। जी तो वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई 2019 में। देखो एंड ऑफ द डे मेरा हमेशा बिजनेस पे ही माइंड अटकता था, जी फैमिली बिजनेस की थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रॉट अप बिजनेस में हुआ, तो आई ऑलवेज के करना बिजनेस ही है। आई स्टार्टेड माई ओन कंसल्टिंग ओके विद इन कोविड। कोविड था, स्लो था काम, तो मैंने राइट टाइम कि अपनी कंसल्टिंग शुरू करते हैं, जी धीरे धीरे सेटअप करते हैं। एंड अलॉन्ग साइड फिर क्या हुआ कि क्योंकि एजुकेशन में इतना टाइम हो गया था, स्टूडेंट्स रिक्रूटिंग शुरू करी हुई थी, जितने भी वीज़ास थे वो माइग्रेशन एजेंट्स, जो फ्रेंड का नेटवर्क था, अपना एजेंट का नेटवर्क, उनके थ्रू कराता था। ऑलराइट। तो देन 2021 में आई स्टार्टेड माई कोर्स, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ। तो वो शुरू करा हमारा, चलो कोविड का टाइम है, अब कंपनी सेटअप हो गई है, ऑपरेशन ठीक ठाक, मतलब जितना भी था बिजनेस चल रहा था, लेकिन फिर था कि अब जो रेवेन्यू मैं बाहर देता हूँ किसी को माइग्रेशन की जॉब करने का, माइग्रेशन वीज़ा लॉन्च करने का, अब दिस नीड्स टू कम अंडर द कंपनी। तो मैंने माइग्रेशन लॉ शुरू करा, कंप्लीटेड लास्ट ईयर जुलाई में मेरा लाइसेंस माइग्रेशन का आया। सो 1 साल का कोर्स था, उसके बाद कैपस्टोन का एग्जाम रेगुलेटरी बॉडी के साथ एग्जाम होता है, वो क्लियर किया, रजिस्ट्रेशन डाली, तो लास्ट ईयर मेरा अपना खुद का लाइसेंस आ गया। सो अब माइग्रेशन एज अ हमारा एजेंट ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बेस्ड। जी दैट्स नाइस। या थैंक यू। तो बलबीर जी, आपकी एजेंसी का नाम क्या है और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? मेरी कंपनी का नाम है सीक EDU सॉल्यूशंस, ठीक है, एजुकेशन सॉल्यूशंस कह लो, ठीक है। तो इसमें हम स्टूडेंट्स की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जैसे हैं एडमिशन से लेके इंश्योरेंस वगैरह, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर हो गया या विजिटर कवर हो गया, इंश्योरेंसेस करते हैं और वीज़ा सर्विसेज करते हैं, जी ठीक है। सो वीज़ा सर्विसेज में स्टूडेंट वीज़ाज हो गए, पेरेंट पार्टनर वीज़ाज हो गए, वो सारे करते हैं। ठीक है, तो फोकस कौन से वीज़ा पे आपका ज़्यादा है इस वक्त? बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का है ज़्यादा, तो मेरा मेन फोकस है स्टूडेंट वीज़ाज पे और विजिटर वीज़ाज पे। ऑलराइट, जी ठीक है सर। तो जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है, आप पहले एडमिशन डिपार्टमेंट में भी रह चुके हैं जी और राइट नाउ आप एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट भी हैं। तो जो एडमिशन का जो प्रोसेस है जी वो काम कैसे करता है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एक एप्लीकेशन का? जी अगर कोई बच्चा इंडिया से एडमिशन लेना चाहता है जी या फिर ऑफशोर से भी या ऑन शोर से, वट जी एक सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहता है? ओके। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन द सेंस, कि अगर आपको पता है कि आपने कोर्स कौन सा करना है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की एंट्री रिक्वायरमेंट होती हैं जी उस कोर्स की, ठीक है। अगर उस कोर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ऑफर लेटर आना ईजी है। जी ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तो केस बाय केस ही आइडियली बता सकते हैं, बट एज अ जेनेरिक आपको ये बता देता हूँ कि एज लॉन्ग एज आपका उस कोर्स के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, आपकी जो आपका प्रीवियस स्टडी जो करी है उसके लिए अगर कोई प्री रिक्विजिट है उसके कोर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स ऑफ बिजनेस आपने करनी है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी विच एवर इंस्टीट्यूट, उनकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर उस कोर्स के अंदर एंट्री रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं कि ये हमारे प्री रिक्विजिट हैं, आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए, आपने अगर जैसे बैचलर्स ऑफ बिजनेस है, आपने कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए,
सो एंड सो, आपकी सर्टन परसेंटेज, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सर्टन परसेंटेज चाहिए होती हैं कि हमें 75% के नीचे 12th के रिजल्ट्स करनी चाहिए, ठीक है. सो दो ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, बट बेसिकली एज लॉन्ग एज यू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको पता है कि आपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है, वहीं पढ़ना है, उनकी वेबसाइट के ऊपर एंट्री रिक्वायरमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट के अंदर जो लिखा हो वो अगर आप मीट करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दी ऑफर लेटर. और देखिए कोरोना के बाद से सिनेरियो चेंज हो गया एडमिशन्स का, क्योंकि इंडिया से इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं जी, वो एकदम से बढ़ गई एप्लीकेशन. जी. तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन आ गई, देखिए हर तरह का बच्चा होता है जी. तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी किस चीज़ को चेक करती है, क्या देखती है? वो जेन्युइन जीटी परसेंटेज देखती है या नहीं देखती उनकी? परसेंटेज डेफिनेटली देखती हैं, ठीक है. जैसे इमिग्रेशन ने सेट क्राइटेरियाज रखे हुए हैं कि जीटी क्राइटेरिया जो पहले था, अब उसको चेंज करके उन्हें जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट का क्राइटेरिया कर दिया. तो वो क्राइटेरिया मीट करना, उसमें आपके देखा जाता है कि ये कोर्स आप ऑस्ट्रेलिया में करने क्यों आते हो, ये इक्वलेंट कोर्स आपको इंडिया में या जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल है तो आप वहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है. अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट होगा आपको, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में आके आप कर सकते हो. आपके पिछले इकोनॉमिकल हालात, ठीक है, आपकी कंट्री के क्या हालात हैं, लेस करंटली, वो मैटर करते हैं. सो एक पूरी की पूरी पॉलिसी बनी हुई है इसके इर्द गिर्द, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको एडमिशन मिलती है. जो पहले क्या होता था, पहले इमिग्रेशन चेक करती थी, बट अबाउट लास्ट ईयर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया कि आपने जेन्युइन स्टूडेंट का क्राइटेरिया चेक करके हमें बताना है, ठीक है. आपने अपने एडमिशन तभी देनी है जब आपको लगता है कि आपने सारे के सारे चेक्स कर रखे हैं. फिर हम वीज़ा जब वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने ये सारे चेक्स अपनी तरफ से करके देने हैं, ठीक है. ठीक है. तो जो बच्चे अभी +1 या +2 में राइट नाउ स्टडी कर रहे हैं जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन उनके लिए एक मैटर होता है जी, क्योंकि वीज़ा के टाइम पे आज यूनिवर्सिटी देखती है आपका जो बैकग्राउंड है एकेडमिक्स का वो क्या है जी, और तकरीबन एजेंट्स ही बच्चों को ड्राइव करते हैं, आप यहाँ ले लो एडमिशन, जी, वही डिसाइड करते हैं उनका फ्यूचर. जी. उनको नहीं पता होता. कई बार एजेंट क्या करते हैं, उनके कोर्स से रिलेटेड, मतलब जो उनकी एकेडमिक उन्होंने +1 +2 में पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई कोर्स नहीं भी होता है, उसको कोर्स बेच देते हैं, वीज़ा अप्लाई कराते हैं और उनको मिलती है उसमें रिफ्यूज़ल उस टाइम पे. तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है और बच्चों को क्या देखना चाहिए एडमिशन लेते टाइम? उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है आप कहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्यूज़ल होने के बाद दोबारा वीज़ा लेना एक बड़ा टास्क हो जाता है. बिल्कुल. देखो, अगर आपके नाम पे रिफ्यूज़ल लग गया है जी, तो दोबारा अप्लाई करना मतलब वो इन अ सेंस ब्लैक मार्क है आपके ऊपर, जो आपको जी, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों. यहाँ पे आपको कोई भी 11वीं में या 12वीं में पढ़ रहा है, आपको अपनी जर्नी अभी से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने आगे पढ़ना क्या है, ठीक है. अदर वे राउंड हो चुका है. जी, जी, जी. पहले क्या होता था, जब हम भी आए थे, ठीक है, हमने कोर्स सेलेक्ट करा, हम आए यहाँ पे, ठीक है, अप अंटिल सर्टन पॉइंट, आई थिंक इन द पास्ट 7 to 8 ईयर्स कह सकते हो, 6 साल से, जब से मैं इंडस्ट्री में, एटलीस्ट मुझे ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए, ठीक है. मैं क्या देख रहा हूँ कि जो रिक्वायरमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचना है, किसी तरह भी पहुँचा दो, बिल्कुल, ठीक है. जब आप ये कह के एजेंट के पास जाओगे, एजेंट ने तो फिर आपको उसी कोर्स में डालना है जो उनको लगता है कि जहाँ पे उनको अच्छी कमीशन मिलेगी, या उनको आपको जहाँ पे उनको पता है कि वीज़ा आ जाएगा, ठीक है. तो पर वो कोर्स आपके लिए राइट है कि नहीं, ठीक है. अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे नर्सिंग करने आ रहे हो, कहाँ से सेंस बनती है. हाँ, अगर आपको नर्सिंग का इंटरेस्ट है, आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपने पिछली 11th और 12th में आपने कुछ ऐसी स्टडी करी हो जिसके रिलेटेड ही आप अपना फील्ड चूज करो. जी. और वीज़ा ऑफिसर भी इस चीज़ को देखता है, Absolutely, क्योंकि कोर्स जो सिलेक्ट आपने किया है और पीछे आपने उसकी कोई पढ़ाई नहीं करी है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो बच्चे की भी जिम्मेदारी बनती है कोर्स अपना चेक करे. आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, वो चीज़ें रह नहीं गई हैं. बिल्कुल, बच्चों को भी देखना चाहिए अभी मैं किस कोर्स में जा रहा हूँ, किस में मेरे को आगे चल के अपना एक करियर भी परस्यू करना है. बिल्कुल. देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है. एक तो आप 11वीं और 12वीं में देख लें कि आपको आगे करना क्या है. ऑलवेज इस चीज़ में जाएं कि यार, अगर लेट्स से कि मैंने आके इंजीनियर बनना है, जी, स्टार्ट द प्रोसेस कि आप मैथ्स और साइंस के रिलेटेड पढ़ाई करो, डोंट डू कॉमर्स, ठीक है. अगर आपको लेट्स से नर्सिंग करनी है, या डॉक्टर बनना है, या फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनना है, चूज द राइट सब्जेक्ट्स इन योर ईयर 11 and 12. मिस्टर बलबीर जी,
हम काफ़ी एड्स देखते हैं, काफ़ी रील्स भी देखते हैं आजकल इंडिया में। जी डिप्लोमा के स्टडी वीज़ा बेचे जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी फीस महंगी होती है, बच्चे सस्ते के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। जी ऐड देखते हैं 4 लाख में, 5 लाख में ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा ले लो। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं, वीज़ा यूनिवर्सिटी में मिलता है या फिर आपको किसी कॉलेज में वोकेशनल स्टडी में आपको जल्दी वीज़ा मिलता है, और कितने चांसेस हैं वीज़ा के उस चीज़ के अंदर? ओके। अगर वोकेशनल की बात करें, जैसे ट्रेड कोर्सेज हो गया या जो भी हो गया, जी। ठीक है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये रही है सो फार कि इंडिया सबकॉन्टिनेंट से वोकेशनल पे वीज़ाज नियर नील हैं। जी ठीक है, लगने के चांसेस बहुत कम है। जी, अब ठीक है, नहीं लगते, पहले लगते थे। पहले लगते थे। नेपाल से बहुत आए यार। नेपाल आई थिंक 2017, 18, 19 की बात करो तो ऑटो वीज़ाज होते थे वोकेशनल के। जी। अब नहीं है, ठीक है, अब पिछले 2 साल से तो आराम से नहीं है। जी। तो वोकेशनल तो ट्राई मत करो, ट्रेड कोर्सेज, डिप्लोमाज वगैरह कुछ ट्राई मत करो, वो रिफ्यूज़ल ही लगना है आपका। जी। ठीक है, अनलेस आपका वहाँ पे ऑलरेडी स्किल है, जैसे कि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो या आप फैब्रिकेटर हो, आपने अच्छी इंस्टीट्यूट में यहाँ एडमिशन ली हुई है जिसमें भी चांसेस कम है। अगर जैसे कि वैसे आपके चांसेस 5% है, अब शायद आपके बढ़ के 20-25% हो जाएंगे, फिर भी आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस 70-75% हैं। बट फील्ड मैच करने के लिए भी Field बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे तो नहीं है ना, requirement मैं बोल बहुत दूं मैं कारपेंटर हूँ और जी। मुझे एडमिशन दे दो, जी। ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आइडियली सब कॉन्टिनेंट से या इंडिया से जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ट्राई करें हायर एजुकेशन। ठीक है, आपकी 12वीं हो गई है ख़त्म, ठीक है, बैचलर्स करें, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स कर लें। अगर आप बैचलर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते, विच अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज की है ऑप्शंस, उन्हीं के पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रिलेटिव फील्ड, ठीक है, वो करके आप अपना बैचलर्स का आपको उस पर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। आपके हाई चांसेस हैं अगर आप हायर एजुकेशन में आते हो। वोकेशनल में आपके कोई चांसेस नहीं है। एजेंट्स वहाँ बेच रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगा लो। सो वोकेशनल ऑन द अदर साइड, अगर वोकेशनल है उसमें आपको रिफ्यूज़ल मिलेगी ही मिलेगी। कोई लॉटरी सिस्टम मत ट्राई करें। ये सारे के सारे आप अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहे हो, ऊपर से अपना मेजर रिस्क लगा रहे हो जो रिफ्यूज़ल का। आपके नाम पे एक रिफ्यूज़ल लग गया, आपका दोबारा वीज़ा लगना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रिफ्यूज़ल ना लगाएं, एक रेप्यूटेड या एक रजिस्टर्ड एजेंट के साथ, ठीक है, जो लेट्स से कि मारा एजेंट है। बहुत सारे मारा एजेंट मैं जानता हूँ, ये यहाँ पे पढ़ाई करके यहीं पे अपना कोर्स ख़त्म करके इंडिया बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, I've got a friend in Melbourne, उनका आई थिंक फरीदकोट या कहीं पे उनका खुद का वो है ऑफिस है। ही इज़ अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, उनके पास जाओ। ठीक है, देखिए, लोगों को पता ही नहीं है जी हमारा एजेंट क्या है जी और एजेंट क्या है। देखो, इन दोनों चीज़ों में आप हमें डिफरेंस बताएं जी कि हमारा एजेंट क्या है और आपके ऊपर क्या रेगुलेशन बॉडी काम करती है। सपोज कीजिए अगर हमारा एजेंट ने कोई गलत काम कर दिया स्टूडेंट के साथ, उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं और क्या राइट्स फिर उस टाइम पे होते हैं? क्योंकि इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आते हैं, उनके ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है। जी देखिए, जो इंडिया में बैठा एजेंट है, ठीक है, देखो हर कोई बिजनेस ही कर रहा है, काम है, ठीक है, उनका काम है, उनको करने दो। मुझे किसी के साथ किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना काम अच्छी तरह से कराना है, माइग्रेशन एजेंट जो है हमारा रजिस्टर्ड जो एजेंट है, वो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अब उससे होता क्या है कि जो भी हम वीज़ा फाइल करते हैं, जो भी कोई प्रोसेस हम करते हैं, हम उसमें कुछ भी गलत नहीं कर सकते, अनएथिकल नहीं कर सकते। करेंगे हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, हमारा लाइसेंस जा सकता है। सो हमारा लाइसेंस, हमारी जो लाइवलीहुड है वो उस पर डिपेंडेड है। ठीक है, तो अगर कोई भी हम प्रोफाइल लेते हैं, हमें अगर लग रहा है प्रोफाइल में चांसेस नहीं है, वी हैव टू, हमें क्लाइंट को बताना ही पड़ता है कि आपके आउटकम के चांसेस कम है। उनको रियलिटी बतानी होती है, कोई शुगर कोट नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे पास यहाँ पे भी काफ़ी क्लाइंट होते हैं, उनको मुझे बताना पड़ता है कि भाई आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई हैं, आपका हम ट्राई कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छी सबमिशन करते हैं, बट बिकॉज आपकी जो हिस्ट्री है उसमें इधर आपने इतने सालों से कोर्स नहीं कंप्लीट करा या कुछ भी है, उसकी वजह से देयर इज़ अ चांस ऑफ रिफ्यूज़ल, वो हमें बताना पड़ता है उनको। ठीक है, अगर मैं उनको शुगर कोट कर दूंगा और वो क्लाइंट कंप्लेंट कर दे, और कंप्लेंट आप हमारा की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, अगर वो आपके साथ कुछ हुआ धोखा हुआ है, एग्जैक्टली मिसकंडक्ट हुआ आप, क्योंकि देयर इज़ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, उसमें हमें क्लियरली कहा कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एजेंट ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो या इंडिया में बैठा हो, अगर वो हमारा एजेंट है और वो आपको कह रहा है कि 100% वीज़ा गारंटी हम देता हूँ मैं,
वो गलत कर रहा है। No one बाय can लॉ assure you. बाय लॉ हम नहीं कह सकते 100% गारंटी वीज़ा लगेगा। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम जी 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। फ्रॉम हमारी तरफ से हम कोशिश कर सकें 90-95% सबमिशन अच्छी रेडी करके जी। अपना केस डाल दें। एंड ऑफ द डे केस ऑफिसर के पास क्या क्या हिस्ट्री है आपके बारे में, जी। वो ही डिसाइड करेगा कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो हमें पूरी हिस्ट्री नहीं बताते, उनको भी नहीं पता होता कि उनके नाम पे रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं। गिव यू एन एग्जांपल, अब मैंने जब मैं कॉलेज में काम करता था, मार्केटिंग का काम, तो मेरे काफ़ी एजेंट्स के साथ डीलिंग्स होती थी, इंडिया से नेपाल वगैरह सबसे। तो वॉज अ क्लाइंट जिसका एडमिशन हुआ था पर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया था, तो हमने रिफ़ंड करके उनको एजेंट को भेज दिया सब कुछ। टाइम निकल गया, 3-4 हफ्ते के बाद उस स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं शायद कोई ईमेल गई होगी उसको जो जिसपे मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर था, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करा। तो कहता पाजी मेरी एडमिशन का क्या चल रहा है, COE मेरी आ गई कि नहीं आ गई। आई टोल्ड देम भाई तेरा तो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो चुका है। ही हैड नो आइडिया। क्या होता था कि अभी भी शायद हो रहा है एब्सोल्युटली ये, बच्चों की रिफ्यूज़ल आ जाती है, उन्हें पता नहीं चलता है। पता। उनकी फीसें लटकाने के लिए फीस पहुंच जाती है एजेंट के पास रिफंड होके, जी टाइम लगता है। फिर अभी भी काफ़ी मेरे ख्याल में चीज़ सीधी कर दी है, सिंपल। अब फीस जो है स्टूडेंट के सीधे अकाउंट में जाती है। वो क्यों हुई? इसीलिए बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैड अ बैकलैश कि उनको पता लगा कि यार एजेंट्स आगे देते ही नहीं है फीस। जी ठीक है, लेट्स से आप फीस ले ली आपसे, ठीक है, कॉलेज को दे दी, कॉलेज ने रिफंड कर दी, फिर किसी और कंट्री में अप्लाई कर दिया, आपके नाम पे रिफ्यूज़ल कर एक उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसके नाम पे 3 रिफ्यूज़ल थे, उसको पता भी नहीं था। इवेंचुअली ही फाउंड आउट। उसके बाद में मुझे एक 1.5 महीने बाद में फ़ोन आया, कहता है भाई मेरे तो 3 रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं। एजेंट ने उसको बताया ही नहीं कि उसने कितनी बार उसका वीज़ा अप्लाई कर चुका है। जी ठीक है, उसका ऑस्ट्रेलिया का 2 रिफ्यूज़ल, एक कनाडा का रिफ्यूज़ल लगा हुआ था, बताओ। ठीक है, तो यस, इसीलिए आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ ने जब देखा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करनी है, उनको पता है कि यार स्टूडेंट कल को हमारे पास आएगा कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं, एजेंट भाग गया तो। बिल्कुल ठीक है, पैसे तो दिए हैं ना। जी तो यूनिवर्सिटीज़ हैव स्टार्टेड के अब ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल जब जाती है, जैसे एजेंट करता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो ईमेल है क्लाइंट की, स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी स्ट्रेट वे ईमेल कर देती है कि आपके नाम की एडमिशन हमारे पास आई हुई है, हम प्रोसेस कर रहे हैं। अनदर फैक्टर दे एडेड ऑन, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना। देखिए होता क्या कि जो ईमेल है वो भी एजेंट खुद क्रिएट करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता भी हो क्या रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही है भाई, देखो इतना इतनी क्या कहते हैं, अवेयर होना चाहिए बच्चों को। अवेयर तो होना चाहिए, बट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वो ख़राब हो चुकी है, स्पेशली ऑफशोर एजेंट्स कह लो, क्योंकि ऑनशोर एजेंट्स मेजॉरिटी जो हैं रेगुलेटेड तो है। ठीक है, इनको तो बच के रहना पड़ेगा। यहाँ भी हैं एजुकेशन एजेंट्स जो माइग्रेशन एजेंट्स नहीं है, एजुकेशन एजेंट्स हैं, दे आर नॉट एज रेगुलेटेड, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बट हर कोई अच्छा काम कर रहा है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बट देर आर हैंडफुल बैड एप्पल्स हर जगह होते हैं, तो वहाँ पे भी हैं जो स्टूडेंट का यहाँ पे भी वीज़ा लगाना है, अब ईमेल सेपरेट लगा के करना है ताकि वो ना पता ना चले। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट उनको आती रहती है, कॉलेज वालों इंस्टीट्यूट्स को भी नहीं पता कि वो ईमेल किसकी है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए भाई मेरे केस में क्या चल रहा है, उसमें पूरा इन्वॉल्व रहें। वो अपनी फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी जिस टाइम पे सबमिशन होती है उनको देखना चाहिए हर चीज़। आई थिंक जो भी आपके बिहाफ के ऊपर प्रोसेस चल रहा है ना, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। जी आप लेट्स से आपके इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। अब जैसे जेन्युइन क्राइटेरिया जो चेक होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस करती हैं, उसमें क्या क्या सबमिशन हुई हैं, आई कैन गारंटी मेरे पास जितने स्टूडेंट्स पिछले 3-4 साल से आए हैं, एटलीस्ट 60% ऑफ देम डोंट इवन नो कि उनके केस में पीछे से डॉक्यूमेंट कौन से लेके आए हुए हैं, उनको नहीं पता है। ठीक है, ये इनका आलस कह लो या इनकी डेस्परेशन कह लो कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना किसी तरह पहुंचा दो। उसमें अब उस एजेंट ने जिसके थ्रू लगा के आए हो क्या सबमिट करा है क्या पता। अब जब उसका इफेक्ट आपको तब पता चलेगा जब आपने यहाँ पे आके दोबारा वीज़ा लगाना है। अब जी तो बलबीर जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, 10th +2 ग्रेजुएशन, फोटोशॉप पे आए हैं वो लोग, मतलब टोटली डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप किए हैं और वीज़ा उनको मिल गया है। जी,
सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इमिग्रेशन क्या चेक करता है जब आपको फोटोशॉप पे भी वीज़ा दे देता है? कई बार जो कैपेबल बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनको रिफ्यूज़ आ जाता है, और जो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको वीज़ा मिल जाते हैं। जी। ऐसे लोगों का बनेगा क्या इन फ्यूचर? उनको कहाँ पे जाके एक ना एक दिन तो स्क्रूटनी होगी, कहीं ना कहीं तो सामने आएगा ही। क्या क्या कौन सा खतरा इनके सिर पे मंडरा रहा है? ओके, वो खतरे तो चलो, जी। जैसे आपने कहा ना कि फोटोशॉप पे भी वीज़ा मिल जाते हैं, जेन्युइन के नहीं मिलते। ये एक लैकिंग है इमिग्रेशन की, ठीक जी। है, जो अब पिछले 1 साल में ज़्यादा देखने को मिली है हमें, जी। जहाँ पे यार जेन्युइन क्लाइंट्स, जेन्युइन फंड्स, जेन्युइन सब कुछ, रिफ्यूज़ल, एंड जिसका कुछ भी जेन्युइन नहीं है उसको वीज़ा, जी। ठीक है। अब जिसके भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत लगा हुआ है, जिसके तो सारे डॉक्यूमेंट है तो जी। भगवान ही भरोसे है वो, बिल्कुल। बट अगर एक आधा डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत लगाया हुआ है, फेक लगाया हुआ है, या ऑल्टर करा हुआ है, ईयर 10 या ईयर 12 के रिजल्ट्स ऑल्टर करे हुए हैं, या कुछ जी, भी जी, है, ठीक है, रिस्क बहुत है, ठीक है। रिस्क ऐसा है कि चलो ठीक है, आपको वीज़ा मिल गया, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, जी। आगे आपने रिन्यू करा, आपका फिर भी वीज़ा आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आनी है जब PR होना है, जी। या जब आपने सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। राइट। देर आर केसेस, एंड रिसेंटली काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुई हैं सिटीजनशिप एक्ट में। चलो, सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो तो सीरियस केसेस में हुई हैं कि अगर क्राइम में इन्वॉल्व हो, लेकिन उस के अकॉर्डिंग आपका ये भी हो सकता है कि लेट्स से जब आपने इन्होंने आपको सिटीजनशिप देनी है, PR भी हो जाओगे आप लेट्स से, ठीक है। जब उन्होंने आपको सिटीजनशिप देनी है, पहले क्या होता था, सिटीजनशिप बहुत ईजिली आ जाती थी, जी। ठीक है, ईजिली इन द सेंस के अप्रूवल बहुत जल्दी आते थे। अब टाइम लग रहा है, साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने आपको सिटीजनशिप देनी है ऑस्ट्रेलिया ने, जी। आपका एक एक डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक हो सकता है ओके। कि आपने जब आज तक जो भी वीज़ा अप्लाई करा है, जी। उस वीज़े में क्या क्या फाइल लगी हुई है, वो डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक हो सकते हैं। जी। अगर उस क्रॉस चेक में उनको लगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट फेक है या गलत जी। है, या कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपकी PR भी कैंसिल कर सकते हैं और आपको वापस भेज सकते हैं। अब इमेजिन करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन इमेजिन करो आपको PR हुए 5 साल हो गए, प्लस आपने 4-5 साल तो स्टूडेंट लाइफ पे गुजारे होंगे, जी। 9-10 साल के बाद आपको बोलेंगे पैकअप करो, वापस चले जाओ, कैसा रहेगा? ठीक है। बिल्कुल। सो रिस्क है, यही दुआ करो जो आ चुके हैं यहाँ पे पकड़े ना जाए। हाँ बलबीर जी, जैसे बच्चे आते हैं स्टडी वीज़ा पे या किसी और वीज़ा पे, कोई भी आया है यहाँ पे, उनको नहीं पता उनकी फाइल में पीछे क्या लगा हुआ है। जी। और अब जब वो दोबारा कोई वीज़ा अप्लाई करेंगे, पहले सपोज करो वो डॉक्टर थे, अब वो टीचर बने हैं, मिसमैच हो जाएगा ना सारा जी, कुछ। जी। तो ऐसा क्या रास्ता है जिससे वो अपनी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जी। वो उनको पता चल जाए इमिग्रेशन में क्या क्या उनका लगा हुआ है? जी, देखो, एक अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। इन्होंने अच्छी लेजिस्लेशंस, अच्छी लॉ तैयार करे हुए हैं। इसमें अब एक है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल में जो भी सबमिट हुआ है रिक्वेस्ट कर सकते हो इमिग्रेशन से। टाइम लगता है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन आपके फाइल के रिलेटेड जो जो सबमिट हुए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, क्या हिस्ट्री आपकी है, वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड दे गिव इट टू यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने माइग्रेशन एजेंट जो भी हैं आपके, उनको जाके मिलें, दे नो द प्रोसेस, मेजॉरिटी ऑफ दम अंडरस्टैंड, तो उनसे जाके पूछ सकते हैं कि एटलीस्ट सो दैट मेजॉरिटी, काफ़ी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हो यहाँ पे जब आए हैं फाइल में क्या सबमिट है, उनके GT जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट जो स्टेटमेंट लगती है उसमें सबमिट ही किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज मैटर करता है जब आपने दोबारा लेसे एक्सटेंड करना है वीज़ा, या मेजॉरिटी करते ही हैं, तब आपकी स्टेटमेंट जो है पीछे मैच नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि जो आपको इनिशियल आने से पहले जो आपने सबमिट कर, ले आपने जाके वापस इस कोर्स करने के बाद आपने रेस्टोरेंट खोलना है, या आपने अपना बिजनेस खोलना है, या कहीं काम करना है, या जो कोई जॉब करनी है, अब आप कह रहे हो कि ये कोर्स करके लेसे आप आए हॉस्पिटैलिटी में, या इंजीनियरिंग में आए, अब आप कर रहे हो कोई ट्रेड कोर्स या कुछ और कर रहे हो, इसकी स्टेटमेंट और उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट मैच नहीं होगी। मैच ना भी हो, ठीक है, लेकिन ड्रॉ आपको करना पड़ेगा कि पहले यस मैंने ये सोचा था, फिर यहाँ पे आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोर्स से बेटर मैं अगर ये कुछ कर लूँ, तो दिस इज़ हाउ दिस कोर्स इज गोना ऐड वैल्यू, फिर आप वापस जाके क्या करोगे, ठीक है। वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करेगी, आपकी केस ऑफिसर देखेगा कि नहीं, ये जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वीज़ा एक्सटेंड करने के चक्कर में, यहाँ पे टेम्पररी रहने के चक्कर में, लेकिन
उस वजह से काफ़ी रिफ्यूज़ल होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपके बेस्ट है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो सबमिटेड है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। या बलबीर जी, काफ़ी सारे केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जी टूरिस्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ होते हैं, स्टडी भी होते हैं, कई सारे केसेस रिफ्यूज़ होते जी हैं। जी तो जो इनमें डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जी। क्लाइंट को नहीं पता होता कई बार, जी वही बात जो अब मैं पहले भी बोल रहा था। जी। तो क्या आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो हिस्ट्री आप निकलवा सकते हैं? यस एब्सोल्युटली। अगर किसी क्लाइंट को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है क्या सबमिट हुई है, हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि जी। जो उनका केस सबमिट हुआ था उसमें क्या क्या सबमिट हुआ है। ठीक। कई सारे जो टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ब्रदर के, सिस्टर के, उनके जो क्लोजली रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेटिव्स, वो यहाँ पे हैं, सिटीजन भी हैं, पीआर भी हैं, बट स्टिल उनको रिफ्यूज़ल मिलती है। ये लोग क्या कर सकते हैं? क्या सजेशन है आपका? इनको जो रिफ्यूज़ल बार बार मिल रही है, जी कुछ हैं, मेरे पास सवाल आए थे। जी। देखो इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो, लेट्स से कि अगर आपकी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रिफ्यूज़ल आई है, ठीक है। अगर तो डिपेंड करता है आपकी एज, ठीक है। अगर आप हाई रिस्क एज में आते हो विच इज़ बिटवीन लेट्स से 20 to 23 से लेके 40 के आसपास की एज के बीच में, तो आप थोड़ा हाई रिस्क में आ जाते हो कि आप यहाँ घूमने आओगे तो आप शायद वापस नहीं जाओगे, उस वजह से भी होती हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन आपका रिफ्यूज़ल किस वजह से आया हुआ है, ठीक है। आपको क्या शो करना होगा कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो लेट्स से 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए या 3 महीने के लिए आ रहे हो, आपने वापस जाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, ठीक है। उस जॉब से लीव लेटर चाहिए, ठीक है। आपके पास पीछे प्रॉपर्टीज वगैरह, फैमिली हो पीछे जो जिनके पास आप वापस जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड ऑन करोगे अपनी सबमिशन में तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो अलाउड है अलाउड इन द सेंस कि वीज़ा इसीलिए है कि लोग यहाँ घूमने आए, लेकिन विजिटर वीज़ा का इतना अब्यूज़ हो चुका है पिछले कुछ सालों में, इसीलिए रिफ्यूज़ल रेट्स हाई हो रखे हैं, स्पेशली इन द पास्ट, जो भी आप देख ही रहे हो पिछले 1 साल में जो हो रहा है। जी, ठीक है। तो एक सवाल और है मेरा, अगर रिफ्यूज़ हो गया टूरिस्ट वीज़ा कोई भी किसी का, तो क्या वो अपील कर सकते हैं आप लोग एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट? मैंने पीछे सुना है, थोड़ा देखा भी है किसी वीडियोज़ में। जी क्या आप लोग अपील करके उसको मतलब अपना नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव करा सकते हैं? क्या चांसेस होते हैं उस चीज़ के? उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस से हम रिव्यू डाल सकते हैं। उसका ये होता है कि लेट्स से कि अगर आपका फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, ठीक है, अगर आपका स्पॉन्सर यहाँ पे है, तो वो स्पॉन्सरर यहाँ पे आपका रिफ्यूज़ल का रिव्यू डाल सकता है, ठीक है। एंड दिस इज़ ओनली इन फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, ठीक है, क्योंकि वो स्पॉन्सरर यहाँ पे है, वो आपका रिव्यू डाल सकता है कि क्यों रिफ्यूज़ल दिया है। दैट्स वन। सेकेंडली, जो एनी अदर स्ट्रीम जो है वो रिव्यू नहीं डाल सकता, ठीक है। विजिटर वीज़ा पे अगर लेट्स से आप टूरिस्ट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, राइट, आपका रिव्यू राइट्स नहीं है। कोई भी ऑफशोर एप्लीकेशन है, स्टैंडर्ड तम रूल है कि अगर आप ओवरसीज बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया कहीं बांग्लादेश इधर भी बैठे हो, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपके पास रिव्यू राइट्स नहीं है। रिव्यू राइट्स सिर्फ तभी आते हैं जब आपके केस के रिलेटेड यहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, और वो स्पॉन्सर भी एलिजिबल होना चाहिए टू स्पॉन्सर यू। वो फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में आता है, या फिर अगले से आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम में उसमें आते हो। अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपके बेसिस के ऊपर रिव्यू डाल सकता है। उसके अलावा ओवरसीज बैठा हुआ कोई भी क्लाइंट है, उनको रिव्यू राइट्स नहीं है। जी। और रिव्यू के बाद में कितने चांसेस हैं वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? कुछ है ऐसा? ये सब्जेक्टिव है, बिकॉज आपका रिफ्यूज़ल आया क्यों है। काफ़ी केसेस में होता है कि आपका रिफ्यूज़ल जेनेरिक आता है, ठीक है, अम्ब्रेला के अंडर लेसे सॉरी, काफ़ी रिफ्यूज़ल्स एज अ ब्लैंकेट रिफ्यूज़ल आए हैं पिछले 1-2 साल में। हमने देखा है कि जेन्युइन केसेस भी रिफ्यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर तो आपका जो रिफ्यूज़ल है वो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं सही, आपकी सिचुएशन एक्चुअली जेन्युइनली आप काम अच्छा कर रहे हो, आपको ऑस्ट्रेलिया आना है सो एंड सो करके, और फैमिली अगर इन्वॉल्व है जो स्पॉन्सर करती है, तो रिव्यू राइट्स हैं। ये तो सिर्फ विजिटर का हो गया। ठीक है। बलबीर जी, फ्रॉम 1 जुलाई जी विजिटर वीज़ाज के जो भी होल्डर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आके ऑन शोर स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। जी उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, उनके ऊपर कोई ना कोई सैंक्शन लग के आएगा। तो इस सिनेरियो में अब जो टूरिस्ट वीज़ाज इंडिया से अप्लाई करेंगे लोग, जी अभी ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं है? देखो चांस उतने ही हैं जो पहले थे, ठीक है। ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा कम नहीं है। ये है कि उन्होंने एक रोक लगा दिया कि अब आप यहाँ आके स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। राइटफुली सो यार। देखो
स्टूडेंट ये वीज़ा का काफ़ी अब्यूज़ भी हुआ है पिछले 1-2 साल में। तो मैंने देखा है कि टूरिस्ट वीज़ा पे या ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर आके यहाँ पे आके इधर रेफ्यूजी वीज़ा डाल लो या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा डाल लो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हो, लेकिन इतना ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है कि इमिग्रेशन गॉन लाइक कि नहीं यार इसको बंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए नो फर्दर स्टे लग जाती है अब टूरिस्ट वीज़ा की। ठीक है, सो अप्लाई अभी भी कर सकते हो अगर आप जेन्युइन एप्लीकेंट हो, आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव टू इमिग्रेशन ऑफिसर कैसे देखता है, हम अपनी तरफ से एटलीस्ट 80-90% कोशिश कर सकते हैं कि आपकी सबमिशन अच्छी हो। पर उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए करना क्या होता है यार, देखो अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो, बुकिंग्स करो। ठीक है, फैमिली यहाँ पे है, चलो ठीक है, अपने फैमिली के साथ रहना है, लेकिन आप ऑब्वियसली ट्रैवल भी तो करोगे। होटल की बुकिंग करो, आइटनरी बनाओ, 3 हफ्ते का प्लान बना लो कि कहाँ कहाँ आना है। ठीक है, फंड्स दिखाओ, आपके जनरली फंड्स अवेलेबल भी हैं कि आपने आके यहाँ पे जो घूमने फिरने आना है उसके लिए इनफ पैसे पड़े हुए हैं। पीछे काम भी हो, जो आप जॉब जिसके आप जाके काम भी करोगे, कंटिन्यू करोगे। ठीक है, पीछे फैमिली भी होनी चाहिए जो जिनको आप छोड़ के आ रहे हो, जिनके पास आप वापस जाओगे। ठीक है, सो इस मिक्स ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है जी। अभी जो सिनेरियो चेंज हो गया है 1 जुलाई से, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं स्टडी वीज़ा को लेके भी। फंडिंग का एक मेन इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ जी। फंडिंग, एक तो उनको कैलकुलेशन नहीं पता होती, फंडिंग की कैलकुलेशन क्या है, कितना पैसा उनको शो करना चाहिए जी। तो इसमें सबसे पहले मेरा सवाल है, बैचलर डिग्री में जो बच्चा आ रहा है और मास्टर में आ रहा है जी, फंड्स इनके कैसे कैलकुलेट होते हैं और कितने फंड्स इनको शो करने होते हैं? देखो फंड्स का ना पिछले 1 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है, पहले कम थे, अब इनका हो गया है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए 1 साल के। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप एक अडल्ट आ रहा है तो आपको वापस जाने की टिकट का 1 वे का पैसा होना चाहिए, और आपके 1 साल की फीस। ठीक है, सो जो भी कोर्स आप पिक कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटा मोटा ये है कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल की इमिग्रेशन ने सेट करी हुई 29,000 समथिंग के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको मैं बता दूंगा। तो 29,000 के आसपास वो है, प्लस आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस लेके चलो $2,000 के आसपास लेके, और उसके ऊपर 1 साल की आपकी फीस होगी। ठीक है, तो 1 साल की फीस लेट्स से कि अगर आप बैचलर्स करते हो, आपकी कितना हो गया आपका एक सेमेस्टर की फीस अगर आप यूनिवर्सिटी में करते हो तो 14 से 15,000 तो है ही। ठीक है, तो 30,000 वो हो गया। ये आपको फंड्स दिखाने होते हैं। ठीक है, इतने फंड्स आपको इमिग्रेशन को भी और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी दिखाने होंगे कि आपके पास हैं, सो दैट आप ये कोर्स एटलीस्ट आके 1 साल का अफोर्ड कर सकते हो। टोटल कोर्स की जो फ़ी होती है वो आपको शो नहीं करनी होती है, और साथ में लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के। जी, यही हो गया, ज़्यादा नहीं। जी। सो लाइक आई सेड, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस और अपना 1 साल की फीस, ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वीज़े के टाइम पे आपको शो करनी होती है। तो ये जो फंड्स हैं ये कौन शो कर सकता है? ये फंड्स आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं, आपके भाई बहन कर सकते हैं सगे। ठीक है, आपके मॉम डैड कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा आप शो करा सकते हो, लेकिन इट्स अ रिस्क। ठीक है, पॉलिसी सेज क्लियरली आपके भाई बहन, आपके मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दीज आर द ओनली पीपल हु कैन शो फंड्स। जी, ग्रैंड पेरेंट्स, नानी भी आ गई और दादा दादी भी आ गई। मैटरनल साइड पे यस पॉसिबल है, बट पैटर्नल साइड प्रेफर्ड है। ठीक है, देर आर केसेस ऑफ डन इन द पास्ट फिलीपींस और वियतनाम के, जहाँ पे उनकी आंट्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर करा है, वो लीगल डिक्लेरेशन साइन करके देते हैं कि इस बच्चे की, मेरे नेफ्यू की नीस की स्टडी में स्पॉन्सर कर रही हूँ, उसके बेसिस के ऊपर वीज़े लगे हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज देर आर प्रोविजंस, बट ideally it's going to be your brothers, sisters, your parents and your grandparents. जी सर, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, जी, उनको कितना हिस्सा शो करना होता है इसमें टोटल फंडिंग में से? कुछ ऐसा है प्रोविजन? नो, देयर इज नो प्रोविजन कि आपको कितना शो करना है, एज लॉन्ग एज आपका, देखो लेट्स से आपको $50,000 दिखाने हैं, जी, राउंड फिगर लगा लें। अब उस 50,000 में आपके ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं 20-25,000, 30,000 आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने दिखाने, हर कोई कलेक्टिवली दिखा सकता है। जैसे अगर भाई का या बहन का काम अच्छा है, वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली एज लॉन्ग एज आपके पास वो फंड्स पड़े हुए हैं 1 साल के, देन शुड वर्क। ठीक है, तो जो फंड्स हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, वो किस मोड में होनी चाहिए? सेविंग में हो, एफडी में हो,
लिक्विड असेट्स हैं या कुछ, या फिर जो हार्ड असेट्स हैं, प्रॉपर्टी होगी, व्हाट काइंड ऑफ फंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट है? देखो एक थंब रूल है, ठीक है, जो आई टेल माई क्लाइंट्स कि आपके पेरेंट्स की इनकम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और उस इनकम के बेसिस के ऊपर सेविंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जी ठीक है। सो थोड़ा सा लेट्स से एफडीज होगी, ठीक है, लिक्विड कैश थोड़ा बहुत सेविंग हो, एफडीज वगैरह हो, थोड़ा प्रॉपर्टी में भी ऐड कर सकते हो। सो वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेविंग्स, Modes. अब मोड ऑफ फंड्स आप दिखा सकते हो। बलबीर जी, फंड्स कितने पुराने होने चाहिए अगर हम लिक्विड की बात करें? देखो एटलीस्ट 3 से 6 महीने पुराने तो हों एटलीस्ट, जी ठीक है। कंसिस्टेंटली सेविंग्स ज़रूरी दिखानी होती है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से पैसे डाल दिए अकाउंट में और वो सबमिट कर दिए, ठीक है। तो वहाँ से इमिग्रेशन को भी पता है, दे कैन क्लियरली सी के ये फंड्स सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए डाले गए हैं। जी इस फंड्स की सोर्स पता होनी चाहिए, सोर्स पता होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ फंड क्या है। हो सकता है कि चलो आपने 3 महीने पहले डाले हैं फंड्स, हो सकता है आपने ज़मीन बेच के डाले हों, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द वीज़ा, नो इश्यूज, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई कि वो पैसे आए कहाँ से हैं, जी ठीक है, वो सोर्स ऑफ फंड क्या है, ठीक। पास्ट आई मीन हमारे तो वहाँ पे आई डू गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज जो यहाँ पे अभी जिन्होंने एक्सटेंड करने तो वीज़ा, भाई फंड्स का देख लो, कुछ कर लो, जी वी कांट, ठीक है। जी वहाँ पे रिस्क आ जाता है फिर आपके रिफ्यूजल्स का। जी अगर आपके खुद के फंड्स नहीं है देन द रिफ्यूजल रेट्स आर हायर। तो इसमें जो फ़ी होगी, 1 साल की फ़ी या 6 महीने की फ़ी जो भी यूनिवर्सिटी मांग रही है, जी वो फ्रेश हो सकते हैं या जी। वो भी पुराने चाहिए हमें? नहीं सारा जितने भी फंड्स हमने दिखाने वो सारे के सारे नीड्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आपने कल बैंक में जमा करें और आज सबमिट कर रहे हैं। सपोज कीजिए जैसे किसी ने 3 महीने पुराने फंड शो कर दिए और फ़ी को हम अलग ले लें, फ़ी को हम मौके पे ही दें, मतलब वो अरेंज करके, बट उसका सोर्स हो जाए कोई भी। हाँ सोर्स हो जाएगा, ठीक है। फी तो का, फिर खाली आप फी उसको का। डिडक्ट कर लो। लेट्स से कि आपकी फीस, ओके लेट्स से जब आपकी एडमिशन होती है, राइट, लेट्स से आपकी एडमिशन जब होती है, आपने एक सेमेस्टर की फीस देनी होती है या सो एंड सो, तो अगर आपने 15,000 यूनिवर्सिटी को दे दिए हैं तो आपके वो 50,000 में से 15,000 कम हो जाएंगे, फिर आपको फंड्स बाकी के 35,000 दिखाने हैं, ठीक है। फिर आपको साल की फीस नहीं दिखानी बिकॉज ऑलरेडी आप 6 महीने की दे चुके हो, 1 सेमेस्टर की दे चुके हो। जो बैलेंस ऑफ दैट ईयर आपको प्लस लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं, ठीक है। और वो फंड्स एज लॉन्ग एज सोर्स ऑफ फंड है, आप जेन्युइनली अगर आप प्रूव कर सकते हो कि वो सोर्स ऑफ फंड क्या है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बेच के हो या किसी ने गिफ्ट दे दिया हो, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि ये चलो इसकी स्पॉन्सर मैं करूंगा पढ़ाई, मैंने अपनी ज़मीन बेच दिया, अकाउंट में डाल दिया, दिस अकाउंट इज स्पेसिफिकली फॉर दिस, यस, तो फ़ी फ्रेश चल सकती है फ्रेश चल सकती है विद सोर्स। एग्जैक्टली। With source. इमिग्रेशन को ये देखना है कि वो पैसा आया कहाँ से है। जी ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बाहर पैसे दे दिए कि भाई फंड्स दिखा दो, वहाँ पे फिर इश्यूज आनी शुरू हो जाएंगे। तो अभी पीछे हमें सुनने को मिल भी रहा है राइट नाउ कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे वीज़ाज कैंसिल हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी आके फंड्स की वजह से वीज़ा कैंसिल होते हैं। जी। ये जो फर्जी फंड्स बच्चे शो करके आते हैं उसकी वजह से। उसका देखिए काफ़ी क्रैकडाउन तो हो रहा है जी क्योंकि इमिग्रेशन को भी पता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि फंड्स जाली लगा के आप किसी को पे कर रहे हो एट एन इंटरेस्ट के, भाई इतने पैसे दिखा देना, इतना इंटरेस्ट में दे दूंगा, सो एंड सो। तो उसके बेसिस के ऊपर क्रैकडाउन्स काफ़ी हो रहे हैं और जो एक्सट्रीम केसेस हैं वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। और रिफ्यूज़ल का रेट यस फंड्स भी है काफ़ी सिचुएशन में, जैसे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि यार वो कोर्स कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें हैं कि कोर्स में वो डिटेल पूछ लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, लास्ट जो छुट्टी जाने से पहले आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिफ्यूजल्स जो एयरपोर्ट से भी वापस भेजें वो उन वजह से भेजें। एक्सट्रीम केसेस में फंड्स का अगर उनको पता लग गया कि यस जो फंड्स थे वो जाली थे या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट थे, तब रिफ्यूजल करते हैं। जी बलबीर जी, अभी बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। ये काम कैसे करता है? बच्चा अगर कोई अभी वीज़ा लेना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडिया में बैठा है, जी, तो राइट नाउ कौन सा इनटेक उसको मिलेगा और प्रोसेस क्या है? हम स्क्रैच से जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए कोई बच्चा अभी स्टार्ट करना चाहे तो उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ये ऑफर लेटर का भी हो गया इसमें जी, उसके बाद जीटी फंड्स कब चाहिए, जी, फीस कब देनी है, जी, ठीक है जी, और फाइल किस टाइम पे लगती है, ये जो सारा प्रोसेस है इसके बारे में आप इन शॉर्ट बता दीजिए। ज़्यादा डिटेल में तो हम फिर किसी और दिन बैठेंगे, आराम से बात करेंगे इसके बारे में। जी देखो आराम से 3 से 4 महीने का प्रोसेस लेके चलो जी, अगर आप हायर एजुकेशन में आ रहे हो, नॉट यूनिवर्सिटीज, नॉट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज, आप
प्राइवेट हायर एजुकेशन में आ रहे हो तो 3 से 4 महीने तो लेके चलो, जिसमें आपका 1 महीने का प्रोसेस रहेगा आपका एडमिशन का। जी करने को 24 आवर्स में भी ऑफर लेटर आ जाएगा, जी लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अगर आपके एडमिशन के रिक्वायरमेंट सारी मीट हो रही हैं तो 1-2 दिन में भी ऑफर लेटर आ जाता है। बट टू बी ऑन द सेफ्टी साइड 1 महीना लेके चलो, बिकॉज आप ऑफर लेटर दोगे, आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर हो सकता है कंडीशनल आए, जी वो पूछ सकते हैं आपके फंड्स वगैरह, वो सब कुछ प्रोवाइड करो, फिर वो फंड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उन्होंने पूछे वो प्रोवाइड करोगे। उसके बाद फिर अगर वो आप क्राइटेरिया मीट कर गए, जीटी जेन्युइन स्टूडेंट क्राइटेरिया जो अब रिसेंटली चेंज हुआ है, वो अगर आप क्लियर कर जाते हो तब वो फिर आपको कंफर्मेशन देते हैं कि चलो ठीक है अब पेमेंट कर दो, हम सीओई दे देंगे। ओके फिर सीओई आ जाएगी, देन वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। वीज़ा का प्रोसेस भी अगेन एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लेके चलो। जी रश में करने से अच्छा टेक योर टाइम, क्योंकि हमें भी लेट्स से कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। जी एक दिन बैठ के उसके फ़ोन पे एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स क्या पढ़े हो, क्या क्या किया है, बेस्ड ऑन दैट विल स्टार्ट गाइडिंग देम के जो स्टेटमेंट हमने तैयार करनी है कैसे तैयार करनी है। जी ऑन दैट फिर हमने वीज़ा के प्रेप शुरू करना है। तो करा के एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो लेके चलो। लेट्स से कि अभी जुलाई चल रहा है, आपको अक्टूबर नवंबर में आना है, अभी इज़ द टाइम टू स्टार्ट। मार्च के लिए आई वुड से कि अगले 1 आधे महीने में शुरू कर लो, ताकि इट्स नॉट स्ट्रेसिंग आउट के एंड मोमेंट पे वीज़ा नहीं, क्योंकि वीज़ा डालना और वीज़ा आना, वीज़ा डालना 1-2 महीने में हम डाल देंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स 2 हफ्ते में भी डाल सकते हो, लेकिन फिर 6 से 8 हफ्ते का प्रोसेस वीज़ा लगने का, विच इज़ 90 डेज तो इमिग्रेशन ने लिख के लगाया ओके 90 डेज लगेंगे हमें एवरेज वीज़ा 90% कंप्लीट करने को, ठीक है, एंड दैट फ्लक्चुएट्स विद टाइम, ठीक है। इमिग्रेशन कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी वीज़ा दे, लेकिन इतना टाइम आप देखो 3 महीने तो वो ले लेंगे, उसके ऊपर 1-2 महीने, ठीक है, सो 4 से 5 महीना आराम से, ठीक है। सो दैट इतना टाइम अपने आप को अलाउ कर लो। सो अभी भी अगर लेट्स से कि आपने मार्च के लिए करना है, इन द नेक्स्ट मंथ और 2 वुड बी आइडियल कि आपने अक्टूबर तक नवंबर तक वीज़ा लगा देना है, ताकि आपका मार्च के लिए यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ऑलराइट जी। तो जो फ़ी होती है सीओई के टाइम पे, फ़ी फुल अमाउंट जाता है या फिर उसका कुछ अमाउंट जाता है फ़ी का? डिपेंड करता है ऑफर लेटर के ऊपर क्या लिखा। आपके ऑफर लेटर पे लिखा होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सीओई का डिपॉजिट कितना है, जी ठीक है। वो डिपॉजिट जो है उसके साथ साथ एक एनरोलमेंट फीस या एडमिशन फीस या प्रोसेसिंग फीस होती है, $200 से लेकर $500 होती है, ठीक है, तो वो देनी होती है, ठीक है। सो आपके ऑफर लेटर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको देखनी होती है। ऑफर लेटर को पढ़ो अच्छी तरह से, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि आपकी रिफंड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। आपकी अगर लेट्स से कि आपका वीज़ा नहीं आता, आपको कितना रिफंड मिलेगा, जी ठीक है। आपका सारी की सारी राइट्स जो हैं जी उसमें मेंशन्ड सारी होती टर्म है, एंड कंडीशंस सारी कंडीशन मेंशन्ड है आपके ऑफर लेटर के ऊपर, सब कुछ यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस ने लिख के डाला हुआ है। आप इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, क्या आपकी राइट्स हैं। और ऑफर लेटर की एक्सेप्टेंस भी आपसे मांगते हैं ताकि बच्चा पढ़ ले सारी चीज़ें और एक्सेप्ट कर ले उसको। बिल्कुल, इसीलिए वो आपसे साइन करवाते हैं कि आपने ऑफर लेटर पढ़ लिया और आपने एग्री करा है। हाँ बलबीर जी, अगर कोई स्टूडेंट आपसे स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है आपके थ्रू, इंडिया से या फिर ऑस्ट्रेलिया में से करना चाहते हैं, कौन से कोर्सेज और कौन से लोकेशंस पे आप कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाइड कोई भी आपको कोर्स करना है, कोई भी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हम आपको उसमें असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर ऑस्ट्रेलिया में एज लॉन्ग एज वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड हायर एजुकेशन है या रजिस्टर्ड कॉलेज है, हम वहाँ पे आपकी एडमिशन करा सकते हैं। जी बलबीर जी, जो आपका बिजनेस लोकेशन है जी, वो कहाँ से आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, और अगर कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहता है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करें आपसे? श्योर। देखिए, हम बेस्ड हैं यहाँ हैरिस पार्क पैरामीटर के आसपास, ठीक है। हमारा ऑफिस है हैरिस पार्क में और एड्रेस है स्वीट 21 11 एडा स्ट्रीट हैरिस पार्क। और कांटेक्ट हमें हमारे फ़ोन पे कर सकते हो। हमारे मोबाइल नंबर इज़ 0432 593 757 और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट है www.seekedusolutions.com.au, ठीक है। और अगर आपको ईमेल करनी है info@seekedusolutions.com.au पे कर सकते हैं। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है, हम कोशिश करेंगे विद इन जितनी जल्दी होता है आपको रिस्पॉन्स करेंगे। जी बलबीर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी ऑडियंस के साथ,
और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक काफ़ी कुछ और अनपैक करने वाला है। इतने टाइम में हम इतना कर पाए, बट डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू कि दोबारा आऊँ, ठीक है। और काफ़ी स्टोरीज़ हैं, कोई एक्सपीरियंसेस है जो शेयर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या माइग्रेंट्स यहाँ पे हैं जो चाहे स्ट्रगल करें या जैसे मर्जी, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो ना करें, अच्छी बात है। एंड ऑल्सो एक प्लान लेके चलें, जी। प्लान्ड चलोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। You're welcome. लवली मीटिंग यू। Thank you.